My dance make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग सेफ होगे, अपनी अपनी जगह पे भी प्रिकॉशन ले रहे होगे। तो यार अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और तुम्हारी गाड़ी टर्म 1 से लेके टर्म 2 की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो बहुतों के तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम जो हो रहे थे टर्म 1 के कंप्लीट हो चुके थे, कुछ बच्चों के टर्म 1 के बचे थे, तो अब टर्म 2 की बात भी करना ज़रूरी है भाई। तो आज हम जुडिशरी चालू कर रहे होंगे और इस चैप्टर के साथ तुम्हारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बुक तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी की तुम्हारी 2 बुक बचेगी। तो इतना सिलेबस हमने शुरुआत किया था, इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो तुम्हारी जिस भी बुक की डिमांड होगी, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी, अगर हम मान लो पूरा नहीं भी करवा पाए तो तुम्हारे क्रैश कोर्स मतलब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उतनी चीज़ प्रोवाइड कर देंगे तुमको। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाला पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो, तुम्हारी जितने भी ये जो बुक्स कंटिन्यू हो रही हैं ये कंप्लीट हो, फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद जो भी तुम्हारी डिमांड आएगी, टेलीग्राम पे एक पोल जाएगा, उसमें जो भी तुम्हारा डिमांड होगा उसके हिसाब से हम एक वो वाली बुक को उठा लेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। माय नेम इज शिवांश गुप्ता, बाकी तुम देख सकते हो। मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो यहीं पे आता है। और मटेरियल्स के लिए तुमको कहाँ जाना है, पढ़ले.in में तुमको जाना है और वहाँ से तुमको मटेरियल डाउनलोड करना है। ठीक है, तुम्हारे ऐप में अभी भाई क्लास 11th का मटेरियल नहीं आया है, क्लास 10th का अभी उसमें अवेलेबल है, क्लास 9, 10। तो तुम्हारा अगर कोई रिलेशन में है जो 9, 10th में है तो तुम उसको सजेस्ट कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ टाइम में ही आ रहा होगा, उस पर काम चल रहा है यार, इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आ जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो। ठीक है, अब सीधे सीधे आते हैं अपने चैप्टर पे। तो यार जुडिशरी, ठीक है, तो तुमको ये पता है, तुमने जब भी हम पढ़ रहे थे चैप्टर, हमने हमेशा जुडिशरी की बात की है। लेजिस्लेचर की बात करते थे तो भी जुडिशरी आ रहा होता था, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे तो भी जुडिशरी आ रहा होता था, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भी जुडिशरी आ रहा होता था। तो जुडिशरी ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट्स वगैरह, इनकी इतनी क्या ज़रूरत है? तुम्हारा लेजिस्लेचर लॉ तो बना रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उन लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो जुडिशरी तीसरा क्यों चाहिए हमको? ऐसा क्या हो गया कि जुडिशरी चाहिए? ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। बहुत सिंपल जवाब है, पर तुमको क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है उसमें। ठीक है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि मान लो कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब मान लो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव लॉ बनाया, ठीक है, सॉरी, तुम्हारा लेजिस्लेचर लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट किया, तो इस प्रोसेस में कुछ होंगे ना जो पावरफुल बन रहे होंगे। अब वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, XYZ, तो कुछ लोग होंगे जो पावरफुल हो रहे हों। ठीक है, तो अब जो पावरफुल हों वो हो सकता है कि वो एक्सप्लॉइट करे अपने आसपास के लोगों को, पॉसिबिलिटी तो है। तो अब अगर एक्सप्लॉइट करेगा, अगर वो लॉ को ब्रेक करेगा, तो कहाँ जाएंगे हम? यहाँ ना तुम्हारा लेजिस्लेचर काम आएगा, ना तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काम आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई साहब रोल में आता है तुम्हारा जुडिशरी। ठीक है, तो एक बेसिक था तुम्हारा कि जुडिशरी कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, तो अगर कोई पुअर या फिर कोई भी हो, अगर उसका लॉ, उसका मतलब कि जो राइट्स हैं उसके, वो राइट्स छीने जा रहे हैं या फिर कोई लॉ ब्रेक हो रहा है, तो इनसे बात कौन करेगा? तुम बोलोगे पुलिस। ठीक है, पुलिस का काम है पकड़ना, लेकिन सज़ा देना उसका काम है क्या? नहीं। तो सज़ा देने के लिए कौन रोल में आता है? तुम्हारा जुडिशरी। क्योंकि सज़ा देना यार एक ऐसा, अब तुम किसी को कोई भी सज़ा तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। अगर तुम किसी को अगर मान लो उम्र कैद दे रहे हो या इस टाइप की जो सज़ा दे रहे हो, तो इसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का नॉलेज? तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज, तुम्हारे जितने भी लॉज हैं उनका नॉलेज, तुम जो पढ़ते हो, जो पीनल कोड होता है तुम्हारे, जो तुम्हारे जितने भी लॉज होते हैं उन सब का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए एक स्पेशल बॉडी चाहिए जो इसी को लेके पूरा वो कर रहा हो काम। ठीक है, तो जुडिशरी तुम्हारा यहाँ पे प्ले में आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन हैं, जुडिशरी अलग, पार्लियामेंट का काम टोटली अलग, एग्जीक्यूटिव का काम टोटली अलग। ठीक है, तुम्हारा पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना, और जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अगर चेंज करना हो तो चेंज करना, मतलब लॉ बनाना, और जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको चेंज करना। अब वो किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं उस पर बहुत सारे बाउंडेशंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे कभी भी डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं हो सकती। ठीक है, सब में कोई ना कोई बाउंडेशन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो तुम्हारा पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या है भाई? जो लॉ बना है उसको एक्शन में लाना या इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, और तुम्हारा जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है भाई, जो लॉ बने, वो लॉ, अगर लॉ टूट रहा है तो उसको देखना कि लॉ ऐसा टूटे ना। ठीक है, तो जुडिशरी क्या काम करता है? एक अंपायर का काम करता है। ठीक है, और तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं।
ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम कुछ नया कर रहे हैं, आज हम तुम्हारे NCERT को पढ़ रहे होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा भैया? इससे ये फ़ायदा होगा अगर तुम अपने सामने NCERT लेके बैठे हो तो तुमको इसकी लाइन लाइन समझ आ रही होगी कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया पहले भी तो हम यही कर रहे थे, पहले स्लाइड्स में कर रहे थे, उसमें भी NCERT लिखी थी, ठीक है। तो NCERT ही लिखी थी, पर कई लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। कई लोग चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भैया हम भी पढ़ रहे हैं और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम अगर हम पढ़ रहे हैं बुक और साथ में कोई समझाते जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाली अप्रोच अब अपनाएंगे और आई एम 100% श्योर कि तुमको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो तुम्हारे NCERT के ही पेजेस हैं, इसको बस मैंने स्लाइड्स में कन्वर्ट किया है। तुम अपनी NCERT खोलो तो तुमको सेम ऐसा ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो, अब तुम्हारे इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि देखो, कोई भी सोसाइटी हो तुम्हारी, वहाँ डिस्प्यूट्स तो होंगे, ठीक है। डिस्प्यूट अब कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे दो इंडिविजुअल के बीच में हो सकते हैं, दो प्राइवेट बॉडीज़ के बीच में हो सकते हैं, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, दो स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, या तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबके बीच में हो सकता है डिस्प्यूट, ठीक है। सबके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें वो मैच ना कर रही हूँ, तो सबके अलग अलग डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो अब ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व कौन करेगा? और ये सॉल्व होने चाहिए एक प्रॉपर वे में, मतलब उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे ये सॉल्व हो, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा काम आता है जुडिशरी का। पर जुडिशरी का इतना ही काम है क्या? नहीं, तुम आगे चैप्टर में देखोगे कि तुम्हारे जुडिशरी के कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे जुडिशरी का बेसिक्स। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो तुम्हारा इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबने सुना होगा आई होप, ठीक है। और नहीं सुना तो न्यूज़ देखना चालू करो, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आई होप सबने सुना होगा। तो जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, तुमको जान के हैरानी होगी कि जितने भी वर्ल्ड के सुप्रीम कोर्ट है, सब जगह कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। उसका नाम हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, पर काम वही होता है, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है कंट्री का। तो जो हाईएस्ट कोर्ट है अपने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, ये वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मतलब कि एक कंट्री में एक कोर्ट को कितनी पावर दी जा सकती है, उसमें जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप में से आता है, ठीक है। मतलब वन ऑफ द टॉप आता है, ठीक है। तो एक बेसिक हो गया तुम्हारा। और सुप्रीम कोर्ट तुम देखोगे कब, मेनली हम सुप्रीम कोर्ट की बात कब से कर रहे हैं? मेनली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से, ठीक है, कि हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद से फिर चीज़ें डेवलप होना चालू हुई, हमारा लेजिस्लेचर डेवलप हुआ, हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो डेवलप हुई। तो जुडिशरी भी ऐसा तुम्हारा इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ। और तुम्हारा 1950s से, जब से तुम्हारे लॉज को चेंज करना चालू हुआ, तुम्हारा 1950 में क्या हुआ था, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तुम रिपब्लिक डे मनाते हो 1950 के बाद से, ठीक है, तुम्हारा 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इस तारीख को क्या हुआ था, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसके बाद से ही देखा गया कि नहीं, ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाले लॉ में जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसमें ये चेंज करना है, इसमें ये चेंज करना है। तो उसी टाइम से तुम्हारा जुडिशरी जो था बहुत एक्टिव रहा है। तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब एक लाइन लिखी है, ठीक है, अब एक लाइन के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है ये तुम्हारा जुडिशरी बताएगा, ठीक है। तो ये जुडिशरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। और जब ये तुम पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो तुमको क्या क्या समझ आ रहा होगा। तुम्हारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, हमने बात की थी कि तीनों ऑर्गन इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब होता है। दूसरी, रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स। तुम्हारा जो राइट्स हैं, हमने फंडामेंटल जो राइट्स था उस चैप्टर में बात की थी, जो तुम्हारा जुडिशरी है उसका काम ये भी होता है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो ऐसा क्या काम होता है हम ये देख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तुमको अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, अगर कोई लाइन लिखी है तो उसका मतलब क्या है। तो एग्जैक्ट मतलब बताने का काम तुम्हारा जुडिशरी का रहता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आखिरी टॉपिक है, तो उसकी बात हम वहीं पे कर रहे होंगे, नहीं तो तुम अभी कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा पहला टॉपिक, हमने बात की कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ज़रूरत क्या है, इंडिपेंडेंट ना हो तो ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तुम्हारे कोई भी सोसाइटी में तुम्हारे डिस्प्यूट्स आएंगे, इसकी बात हमने कर ली, ठीक है। अब वो ग्रुप में हो सकते हैं, तुम्हारे ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी डिस्प्यूट हैं, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर से सॉल्व होने चाहिए, मैंने तुमको बताया। तो प्रोसीजर क्या है, ये है तुम्हारा बेसिक, ये जो प्रिंसिपल है जिसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब जिसे जुडिशरी सॉल्व करेगी, तो वो होता है तुम्हारा रूल ऑफ लॉ। अब ये क्या होता है भाई रूल ऑफ लॉ, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रूल ऑफ लॉ मतलब कि तुम्हारा जो लॉ है वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि मतलब सबसे बड़ा है।
लॉ से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कोई भी कास्ट से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे तुम्हारा एक नॉर्मल लेबर हो, सब बराबर है, उसके सामने सब बराबर हैं। ये कहता है तुम्हारा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो एक बेसिक प्रोसीजर है तुम्हारा रूल ऑफ लॉ, मतलब ऐसा मान लो कि एक बुक हो गई तुम्हारी रूल ऑफ लॉ, और उसी के हिसाब से तुम्हारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। अच्छा, तो जो बुक में लिखा है वो चेंज नहीं किया जा सकता क्या? मान लो बुक में कुछ गलत लिखा है तो उसके हिसाब से भी हमको इंप्लीमेंट करना होगा क्या? मान लो गलती से लिख दिया कुछ गलत, तो उसका क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो, इस चीज़ को हम आराम से समझ रहे होंगे। अभी बस अपने मन में ये क्वेश्चंस जो हैं इनको आने दो, इतना आने दो कि तुमको एकदम वो सताने लगे। ठीक है, और इसका हम धीरे धीरे चैप्टर में एक एक करके आंसर ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो तुम्हारा रूल ऑफ लॉ होता है। अब ये लाइन देखो क्या बोल रही है, द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी है वो क्या है। ठीक है, तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जाग जाओ, अब तुम्हारा MCQ खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे रिटर्न पेपर भी हो रहा होगा। तो अगर तुमसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी, ठीक है, तो यहाँ पे तुम 3 पॉइंट्स लिखोगे। पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा, प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो तुम्हारा रूल ऑफ जो लॉ है, जो मैंने बुक बोला, उसमें कोई चेंज ना हो, उसको प्रोटेक्ट करना है। चेंज मतलब ऐसा कोई चेंज ना हो जिससे हमारा जो डेमोक्रेसी है वो हार्म हो रहा हो। चेंज अलाउड है, ये तुमको पता होना कि चाहिए कि जो चेंज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज पूरी तरीके से अलाउड है, लेकिन चेंज में कोई मतलब ऐसा कोई चेंज नहीं होना चाहिए जो डेमोक्रेसी को हार्म कर रहा हो। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन में आ जाओ। 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे तुम्हारा, प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंश्योर सुप्रीमेसी एंड अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब जो सुप्रीमेसी, जो तुम्हारा जो लॉ है उसकी सुप्रीमेसी रहे। ठीक है, और इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव द वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप, मतलब किसी भी तरीके से डिक्टेटरशिप ना हो। ठीक है, तो पहला कौन सा, रूल ऑफ लॉ। दूसरा मतलब जो तुम्हारा सुप्रीमेसी है लॉ की वो बनी रहे, और तीसरा कि डिक्टेटरशिप किसी भी तरीके से अपने यहाँ पे ना आ पाए। ठीक है, तो ये बेसिक तुम्हारे वो हैं। अब डिक्टेटरशिप कैसे आ सकती है, मान लो कोई तुम्हारा एक बड़ा लीडर, कोई एक मान लो तुम्हारे पार्टी का ही कोई लीडर है, वो एक अच्छी पोजीशन पे आ गया, ऐसी पोजीशन पे आ गया कि वो पूरे कंट्री को अकेले रूल कर सकता है, मतलब अगर अब पावर वो यूज़ करे तो रूल कर सकता है, तो उसको रोकेगा कौन, तो जुडिशरी उसको रोक रही होगी। ठीक है, अब ये बहुत डीप में था, कैसे अब ये कैसे होगा मैं आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमने बात की कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पर ये इंडिपेंडेंट होगी कैसे, इसका भी तो कुछ तरीका होना चाहिए। इंडिपेंडेंट अपने आप तो होगी नहीं कि मैंने लिख दिया इंडिपेंडेंट तो आज से भाई हो गई तुम्हारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट, मेक नो सेंस। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे होगी, इंडिपेंडेंट होने, और इंडिपेंडेंट किससे होगी सबसे बड़ी बात, तो तुम्हारे 3 मेन ऑर्गन से हमने बात की थी, कौन कौन सी, जुडिशरी, पार्लियामेंट और ये तुम्हारा ये एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पार्लियामेंट को मैं लेजिस्लेचर बोलूँ एक ही बात है। तो जुडिशरी को कौन कौन तुम्हारा हिंडर कर सकता है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी लिखी है, तो आई होप तुमको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखना तो तुमको थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। शुरू के पेजेस तुम्हारे छोटे हैं, बाकी फिर बाद में मैंने इस चीज़ को एडजस्ट कर दिया था। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए चिंता मत करना। ठीक है, तो कौन कौन हिंडर करेगा हमको ये समझ आ गया कि अगर लेजिस्लेचर तुम्हारे जुडिशरी के, तुम्हारे मान लो तुम्हारा कोई लॉ बना, ठीक है, तो लेजिस्लेचर ने ही बनाया, अब जुडिशरी ने बोला कि वो गलत है, तो अगर लेजिस्लेचर आके बोलता है कि नहीं नहीं वो सही है, आप इसको ऐसे गलत नहीं बोल सकते, और किसी तरीके से जुडिशरी का जो तुम्हारा डिसीजन है उसको इम्पैक्ट करे, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कब होगी कब नहीं होगी तुमको ये भी समझ आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कब नहीं होगी तुमको ये समझ आया। ठीक है, तो किन किन चीज़ों से हमको इसको इंडिपेंडेंट किन किन चीज़ से रहना है इसको, कि इसकी फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट ना करे। इसकी जो फंक्शनिंग है, मतलब ये जिस तरीके से भी काम कर रहा है उसको तुम्हारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हिंडर ना करे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन आया किसी भी कोर्ट का या फिर किसी भी चीज़ का, तो जो फाइनल डिसीजन है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, मतलब अगर फाइनल डिसीजन कोई दिया सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने, तो उस डिसीजन के मतलब ऐसा नहीं, जो फाइनल डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट तरीके से होना चाहिए। ठीक है, क्या भैया बार बार इंडिपेंडेंट ही बोल रहे हो, तो वही चीज़ की तो बात करें कि हम इंडिपेंडेंट किस तरीके से रह सकता है। तो यार इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करो, क्योंकि अगर ये तुम क्लियर करते हो तो तुमको आगे के क्लासेस में भी ये काम आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको अगर यहाँ क्लियर करके निकलते हो तो तुमको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, सब बोलते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्यों है ये तुमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा, बिना किसी फियर और फेवर के काम करें। किसी फेवर के मतलब मान लो कोई जज है,
अगर वो उसको कोई फेवर चाहिए, मतलब या तो पैसे लेके काम करे, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। और ये तुम देखोगे कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे 3, तो क्या क्या, फंक्शनिंग, डिसीजन और विदाउट फियर एंड फेवर, ठीक है। तो तुम्हारी ये मेन 3 चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हमने जुडिशरी को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया, तो इससे एक और चीज़ नहीं हो सकती क्या? मान लो जुडिशरी ही रूल करने लग जाए लोगों के ऊपर। अब तुमने इतनी पावर दे दी जुडिशरी को, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि जुडिशरी ही एकदम ऑटोक्रेटिक हो जाए। ऑटोक्रेटिक मतलब मन से काम करने लगे, जो भी उसका मन हो सिर्फ वही करे, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसको कैसे, ये चीज़ कैसे रुकती है? तो तुम देखो कि जो जुडिशरी हो गया, या तुम्हारा एग्जीक्यूटिव हो गया, या लेजिस्लेचर हो गया, ये सब पार्ट किसके हैं? ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि ये सब क्या क्या हैं, इनके क्या क्या फंक्शन हैं, तो एकदम प्रॉपर डिफाइंड चीज़ें हैं कि जुडिशरी कहाँ तक रोल कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, एक तो इसका एक डिफाइंड हो गया कि ये यहाँ तक, इसी मतलब इस लिमिट तक इसका रोल है जुडिशरी का, ठीक है। इनकी बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। और ये तुम्हारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रही हैं, तो ये पब्लिक को भी अकाउंटेबल है, मतलब इनकी पब्लिक के लिए भी इनकी जवाबदेही बनती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे बेसिक रीज़न थे। और तुम अगर एक थोड़ी सी बेसिक बात करो बुक से थोड़ा सा हटके, तो तुम्हारी जो 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तो इसमें तुम स्टैटिस्टिकल डेटा देखोगे, तो उसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जो है वो तुम्हारा जुडिशरी ही है। ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हारा लेजिस्लेचर ख़राब है या एग्जीक्यूटिव ख़राब है, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारा ट्रस्ट किस पे करते हैं लोग? तो तुम्हारे जुडिशरी में लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें बहुत सारे वो भी हैं तुम्हारे कि जुडिशरी में जो डिसीजन है वो बहुत लेट आता है, बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी तुम्हारा जो मोस्ट ट्रस्टेड है वो जुडिशरी ही है आज के टाइम पे, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली कि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? तो अब ये जो इंडिपेंडेंस है, हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड? अब मान लो तुम्हारा अब ये, जैसे मैंने तुमको बता दिया, ऐसे सबको पता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, तो कोई इसका अगर चाहे इसका इंडिपेंडेंस तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। तो हम उसको कैसे बचा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, और प्रोटेक्टेड रहे मेनली, ठीक है। तो ये इसमें हम 2-3 काम करेंगे। पहले मैं तुमको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसमें डीप डाइव करेंगे, ठीक है। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो अपॉइंटमेंट है, मान लो अगर कोई जज अपॉइंट कर रहा है, जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो अगर लेजिस्लेचर वाले अपना कोई मतलब आदमी भेज दें जज बनाने के लिए, तो लेजिस्लेचर सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन को, ठीक है। या फिर कोई सिंगल पर्सन, मतलब जज, अगर जज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो जज का डिसीजन एकदम फ्री एंड फेयर होगा क्या? नहीं, वो उसके लिए काम करेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस तुम्हारा क्लीन होना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब मान लो अपॉइंटमेंट तो क्लीन हो गया, लेकिन अगर मान लो उनके ऊपर ये रहे कि अगर वो किसी को, मतलब मान लो तुम्हारे किसी बड़ी बॉडी के खिलाफ डिसीजन ले, तो वो बड़ी बॉडी उनको उनकी कुर्सी से उतार देगी, ऐसे सीट से निकाल देगी। अगर इस टाइप से रहता तो वो एकदम इंडिपेंडेंट होके, एकदम पावर, मतलब कि एकदम कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले पाते क्या? नहीं। तो उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मतलब उनका टेन्योर फिक्स्ड है, उनको कोई निकालेगा नहीं, उनको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको सिक्योरिटी मिलती है उनके टेन्योर से इस तरीके से, ठीक है। और तीसरी, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी को, मतलब अगर जो तुम्हारी जुडिशरी है, अब इसमें तुम्हारा बहुत चीज़ हो सकती है, जैसे जज की सैलरी हो गई, तुम्हारी जो रिटायर्ड जज है उनकी पेंशन हो गई, ठीक है। तुम्हारा जो काम हो रहा है जुडिशरी में, या फिर जो भी तुम्हारा इसमें यहाँ फंक्शनिंग हो रही है, वो सब हो गया। तो उसके लिए जो जितना भी तुम्हारा पैसा लगता है, ठीक है, वो तुम उसके लिए वो इंडिपेंडेंट है, उसको तुम्हारे लेजिस्लेचर या फिर किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है मैं तुमको फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं इन चीज़ों को। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में क्या होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा लेजिस्लेचर है ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए तुम्हारे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। तुम आगे देखोगे कि थोड़ा सा इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो लेजिस्लेचर है वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा लेजिस्लेचर का हाथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जज होना चाहिए उसको एक तो पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, जुडिशरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जुडिशरी मतलब कि तुम्हारे जुडिशियल फील्ड में, जैसे कि तुम्हारा या तो वो लॉयर हो, या तो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज हो, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब लॉयल्टी ना सर्व करता हो, बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक है। मान लो तुम्हारे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिस्प्यूट हुआ, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता होगा या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी से उसकी लॉयल्टी होगी वो उसको ही सपोर्ट करेगा। तो इस टाइप का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिक्स टेन्योर की हमने बात कर ली। फिक्स टेन्योर और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये एक ही चीज़ है। फिक्स टेन्योर मतलब उनको एक एज तक कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। अब वो क्या एज है तुम मुझे कमेंट कर सकते हो,
ठीक है, तुम मुझे सुप्रीम कोर्ट की कमेंट करोगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नॉर्मल जजेस की, ठीक है, तो उनका क्या टेन्योर होता है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह उनको सिक्योरिटी मिलती है। और एक और तरीके से उनको सिक्योरिटी मिलती है कि उनको जो निकालने की जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। मैंने तुमको बताया कि उनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता। तो निकाला ही नहीं जा सकता क्या? अगर मान लो किसी जज ने गलत किया तो नहीं निकाला जा सकता क्या? नहीं, निकाला जा सकता है, लेकिन जो प्रोसीजर है निकालने का वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उनको बहुत ईजिली निकालना ऐसा होता नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा ईजिली निकाला जा रहा हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी तुम्हारा क्लियर होगा। अब फाइनेंशियली डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं तुम्हारे जजेस के, ठीक है, जो तुम्हारी सैलरी हो गई, अलाउंस हो गए, तो इनको तुम्हारा लेजिस्लेचर में ये नहीं हो सकता कि इस पे वोटिंग हो रही कि नहीं अब जज का तुम्हारा जो सैलरी है वो कम करो, इतना वो नहीं हो सकता। तो उनके लॉस में कभी भी उनकी सैलरी तुम नहीं कर सकते हो, सैलरी बढ़ा सकते हो पर कभी भी कम नहीं कर सकते। और लेजिस्लेचर में मतलब कि तुम्हारे जो पार्लियामेंट है, जो तुम्हारे लोकसभा में, इस पर बहस नहीं होगी कि जो तुम्हारी जुडिशरी है उसमें जो तुम्हारे जज हैं उनकी सैलरी कम करो, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी ऐसे डिस्कशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट में आता है। और इसमें एक और चीज़ आती है, ये डिस्कशन होता है, ठीक है। तो अच्छा, तुम्हारा बजट बनता है जब, ठीक है, जब बजट बनता है तो उसमें डिस्कशन होता है कि इस चीज़ पे इतना पैसा खर्च करना है, इस चीज़ पे इतना पैसा खर्च करना है। तो तुम्हारे बजट में ये वाला जो डिस्कशन है तुम्हारे कोर्ट को लेके कि कोर्ट पे तुम्हारा इतना पैसा खर्च करना है। अब नया कोर्ट बनाना है वो बात अलग हो गई, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा जो जजेस की सैलरी हो गई, इनके लिए जो फैसिलिटीज़ हो गए, इन पे कभी भी बात नहीं होगी तुम्हारे बजट वगैरह पे, ठीक है। और इनके लिए अलग से एक टर्म है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तुम्हारा जो एक खजाना है, एक तुम्हारा खजाना है मान लो, ठीक है, जो इंडिया की तिजोरी है, तुम्हारे इंडिया की जितना भी फंड है, उससे दो खर्चे होते हैं, ठीक है। एक चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसमें मतलब जो नॉर्मल खर्चा होता है तुम्हारा, ठीक है। तो मेरे को टर्म एग्जैक्टली याद नहीं आ रही अभी। तुम्हारा जो टर्म यहाँ पे यूज़ होता है वो है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड, मतलब ये चार्ज है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती, इस पर कोई कमी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तुम्हारे कोर्स के बाहर, इसलिए मैं अलग से लिख दिया हूँ, पर काफ़ी अच्छी टर्म है, तो तुम इसको चाहो तो इसको कहीं पर नोट कर लो, तुमको आगे काम आएगा तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे कि जो तुम्हारे जज है वो उसने जो डिसीजन लिया है तो उसको पर्सनल लेवल पे उसके लिए क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता है, उसने जो कोर्ट पे डिसीजन लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है तुम्हारा, तो उसको क्रिटिसिज्म से बचता है वो। लेजिस्लेचर में उनके कंडक्ट, उनके बिहेवियर के बारे में तुम बात नहीं कर सकते कि तुम जज के बिहेवियर, इसका मूड ख़राब रहता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, मतलब इस टाइप से होता नहीं है और हो भी नहीं सकता ऐसा तुम्हारे, मतलब ऐसा तुम्हारा कोर्ट उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरीके से भी हम उनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसको इंडिपेंडेंस हम किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो कोई कंटेम्प्ट करता है, कोर्ट के बारे में कुछ बोला, इसके बारे में तुमने सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर इस टाइप से, ठीक है। तो तुम कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते, कोर्ट को कुछ बुरा भला इस टाइप से नहीं बोल सकते पब्लिकली, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई करता है ना, तो जुडिशरी के पास पावर है कि उनको पिनलाइज कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी। तो ये तुम्हारे कुछ बेसिक वो थे जिससे हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ तुम खुद पढ़ो, इसको सोचो और मुझे कुछ कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, तुम पढ़ सकते हो। ये तुम्हारे जो NCERT के कार्टून्स हैं उन्हीं में से एक है और ये अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे तुम्हारे ये जो मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कि तुम्हारे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो गए, है ना, फिक्स टेन्योर या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गई। अब इन सब की हम इंडिपेंडेंटली बात कर रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की हमने बात की थी कि ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, यहाँ पे कोई तुम्हारा ऐसे वो नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम देखोगे कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ये कभी भी तुम्हारा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहा है। हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ बात होती थी कि ये इनके वजह से ऐसा हो गया, इनके वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे तो तुमको शायद ज़्यादा समझ आए, ठीक है। तो इतना इसको लेके वो क्यों है? अगर मान लो कोई दूसरा जज आ जाता है, कोई पार्टी का जज आ जाता है, तो ऐसा क्या हो जाएगा? तो क्या होगा ये देखो, मान लो कोई अगर तुम्हारा, रुको एक परमानेंट पेन लेने दो, मान लो को तुम्हारा कोई एक लॉ पास हुआ, ठीक है, मान लो XYZ कोई लॉ पास हुआ। तो अब मैंने तुमको बताया कि एक लाइन के कई मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो वो लॉ तुम्हारा किसी तरीके से गलत हो रहा हो, ठीक है, मान लो तुम्हारा एक लॉ किसी तरीके से गलत हो रहा हो। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा, बस एक बार सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे मान लो 4 से 4-5 मीनिंग है लॉ के। तो अब ये लॉ पहुंचा कोर्ट में, मान लो किसी ने कंप्लेन की कि भाई ये लॉ गलत है, ठीक है।
तो अब लॉ गलत है, ठीक है, ये तो तुमने बोल दिया। अब जज अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, तो जज कैसे डिसाइड करेंगे? अब वो 4 मीनिंग, अब जज क्या करता है, इंटरप्रेट करता है उस चीज़ को जो लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके मान लो कोई 4 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं तुम्हारे, और 4 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो जज इनमें से कोई भी कर सकता है। तो वो चाहे तो लॉ को गलत भी बोल सकता है, लॉ को चाहे तो सही भी बोल सकता है, उसको और ज़्यादा पावरफुल भी कर सकता है, इस तरह वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो कुछ हल्का हल्का समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, तुम्हारा आर्टिकल 368 का। ये क्या पावर देता है ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे पार्लियामेंट को पावर देता है कि ये तुम्हारे जो लॉज लिखे हुए हैं, जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उसको अमेंड कर सकें मतलब चेंज कर सकें, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट बदल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें बदल सकते हैं, या फिर ये एकदम ही अनलिमिटेड है, कुछ भी बदल सकता है। मान लो तुम्हारे वोटिंग राइट्स हैं आज, वो छीन ले, ठीक है। तुम्हारे मान लो तुम्हारे यहाँ किस टाइप की गवर्नमेंट है, वो छीन ले। तुम्हारे जितने यहाँ स्टेट्स हैं वो सब मान लो, वो तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है। या फिर तुम्हारा मान लो जैसे वोटिंग राइट्स हो गया, या फिर तुम्हारा जो राइट टू स्पीक है, ये सब जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन ले। तो इसका मतलब इसके यहाँ पर मैं 3-4 ऐसे मतलब निकाल सकता हूँ। तो ये तुम्हारे जज के ऊपर रहेगा कि इसका वो क्या मतलब निकालता है। ये सिंगल जज पे डिपेंड नहीं करता, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि अगर गलत जज आ जाएगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये तुमको समझ आए कि अगर गलत जज आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को अलग तरीके से दिखा सकता है, उसकी मीनिंग ही अलग बता सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ, ठीक है। तो तुम देखो कि अगर इस टाइप से होगा नहीं, बस मैं तुमको एकदम एक्सट्रीम केस दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा होता है, बस सोचो ऐसे सपने में जैसे सोचते हो ना, वैसे सोचो कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो तुम्हारी जो एक तरीके से मैं बताऊं कि मैंने इतना अभी तक तुमको बोल रहा था कि एकदम इंडिपेंडेंट रहता है, इसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, और अगर अब मैं बोलूं कि इसमें तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी हाथ रहता है, तुम्हारे गवर्नर का भी हाथ रहता है, चीफ मिनिस्टर का हाथ रहता है, और जो तुम्हारे चीफ जस्टिस है उनका भी हाथ रहता है, तो तुम मानोगे? नहीं मानोगे, पर हाँ ऐसा होता है। अब इनके कुछ लिमिट्स रहते हैं कि मतलब ये एडवाइस कर सकते हैं या फिर ये इतना ही कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें रहती है। तुम्हारे सिलेबस में बस तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो अदर जजेस हैं तुम्हारे, बस उनका दिया है, ठीक है। तो हम उनकी ही बात कर रहे होंगे यहाँ पे। बाकी तुमको अगर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुमको समझा दूंगा अलग से किसी वीडियो पे, ठीक है। अब तुम्हारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तुम्हारे चीफ जस्टिस के जो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट पे तुम्हारा हाथ नहीं होगा, जो तुम्हारे उस स्टेट के जो जजेस हैं उनमें हाथ होगा, ठीक है। जो तुम्हारे गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, उनका हाथ यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ तुमको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे CJI लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। CJI मतलब यही होता है तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है तुमको मैं मानता हूँ ये पता होगा कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहता है उसको हम उसी को इन जनरल चीफ जस्टिस बनाते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस मतलब सबसे जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट पे उनके ऊपर एक जज है, ठीक है। और वो मैं सीधे सीधे बोलूँ तो वो पूरे इंडिया के ऊपर, अगर जुडिशरी के लेवल पे कोई सबसे ऊपर है तो वो जज है, ठीक है। अब फोटो पे मान जाना जो मैंने बनाई थी, तो वो सबसे ऊपर रहता है तुम्हारी जुडिशरी पे, ठीक है। जैसे तुम्हारे लेजिस्लेचर में जो तुम्हारी लेजिस्लेचर में जो पार्टी का जो मेजर लीडर रहता है वो रहता है। तुम्हारे एग्जीक्यूटिव में जो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो सबसे ऊपर रहते हैं। ऐसे जुडिशरी में तुम्हारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सबसे ऊपर रहते हैं। तुम्हारे स्टेट लेवल पे जो चीफ जस्टिस उस स्टेट हाई कोर्ट के हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा स्ट्रक्चर नीचे डिवाइड होता है, हम इसको आगे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक बेसिक ऐसा बेसिक माना जाता था, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये एक बेसिक कन्वेंशन था कि जो सबसे सीनियर जज होगा तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का, उसी को चीफ जस्टिस बना लेंगे, ठीक है। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, बट ये एक बेसिक ट्रेंड था, तो यही चले आ रहा था। लेकिन तुम्हारा क्या हुआ 1973 में कि जो A.N. रे थे तुम्हारे, इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। इनसे 3 सीनियर जज थे उस टाइम, लेकिन उनको छोड़ के 1973 में A.N. रे को तुम्हारा चीफ जस्टिस बना दिया गया। और इसमें तुम्हारे इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि A.N. रे उनके थोड़े करीबी थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो 3 सीनियर जज थे इनके ऊपर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ये देख के। तो मतलब एक तरीके से वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। मेन दिक्कत क्या थी कि ये कहीं पर लिखा नहीं था कि कौन बनेगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी। पर ये हुआ क्यों तुमको पता है?
अगर ये चीज़ हम आगे देख रहे होंगे, जो 1973 वाला टाइम था तुम्हारा, 68 से 73, 74, ये वाला जो टाइम था, ये तुम्हारी यहाँ पे से डिशम चल रही थी। किसके बीच में? तुम्हारा जो लेजिस्लेचर है, मेनली मैं बोलूँ तो जो तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं वर्सेस जो तुम्हारा कोर्ट है, उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई चल रही होती थी कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, जुडिशरी को लगा कि वो गलत है तो उन्होंने दबा दिया। तो अब जो लेजिस्लेचर ने क्या किया, जो लॉ की वजह से उन्होंने गलत बोला उसी को उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब ये चीज़ तुम्हारे ऊपर से कहीं मैं जानता हूँ, बस मैं तुमको एक बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ था। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हारा AN रे वाला हो गया कि 1973 में AN रे को हटा दिया। ये तुम याद रखना, क्योंकि ये तुमसे पूछा जा सकता है कि किसको हटाया था, मतलब चांसेस कम है पर तुम ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और एक और ऐसा ही फिर से होता है तुम्हारा, जब MH बेग को बना दिया जाता है तुम्हारे HR खन्ना की जगह पे, ठीक है। तुम्हारे HR खन्ना थे, उनको हटा के तुम्हारा MH बेग को बना दिया जाता है। तो ये तुम्हारे AN रे थे, ये तुम्हारे MH बेग थे। और अभी करंट में कौन है? तो ये हैं, इनका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, इनका नाम तुम मुझे बताओगे कमेंट्स में, ठीक है। ये अभी रिसेंटली ही बने हैं, इसी साल बने हैं ये, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ चीफ जस्टिस बने, तो तुम बता रहे होगे। तो अभी हमने बात कर ली किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब हम अदर जजेस का देख रहे होंगे, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊपर कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन वो अकेले होते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में? उनके नीचे भी जजेस होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन होते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं वो तो अलग चीज़ हो गई, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है हम इस चीज़ की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तुम्हारे हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, इन जजेस का अपॉइंटमेंट सीधे प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन कंसल्ट किया और मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक्स, मान लो कोई एक्स पर्सन का नाम दिया, तो उसी एक्स पर्सन को ही अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। और जो फाइनल डिसीजन है वो तुम्हारे प्रेसिडेंट के ही हाथ में रहता था, लिखा, मतलब ये पहले की बात करें, अभी तो चीज़ों में चेंज है, उसकी बात हम आगे कर रहे होंगे। तो जो फाइनल डिसीजन है वो तुम्हारा अभी भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनडायरेक्टली उन्हीं के पास रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पे काम करना होता है, ठीक है। तो जो फाइनल डिसीजन था अभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में था। तो इस तरह वो ट्रूली इंडिपेंडेंट हुआ क्या? इस तरह तो चीफ जस्टिस के कोई डिसीजन का कोई रोल ही नहीं रहा, बस उनसे एक सलाह मांगी गई, अब वो सलाह लें या ना लें उनके ऊपर है, ठीक है। तो ये टोटली तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर था। तो ये जो मैटर था इसकी वजह से बहुत डिस्प्यूट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था इस चीज़ का। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे वो अपने हिसाब से बना रहे थे, ऐसा नहीं बोल रहा कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, जो मान लो तुम्हारा जो जज बनेगा वो एकदम ही अलग डिसीजन लेगा या फिर एकदम ही गलत डिसीजन लेगा, पर ये कहीं ना कहीं गलत था तुम्हारा, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई। तो तुम्हारे जो सुप्रीम कोर्ट था उसके सामने भी ये मैटर बार बार आ रहा था तुम्हारे 1982 से 1998 के बीच में। तो ये ऐसे बार बार आ रहा था कि ऐसा हो रहा है, तो उसके बारे में क्या लगे। तो शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, हाँ ठीक है, जो तुम्हारा चीफ जस्टिस है वो उसकी बात एडवाइजरी रहे, एकदम फिक्स ना रहे तो ही ठीक है, ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आया कि नहीं भाई, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम्हारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उसको इंडिपेंडेंट इस तरीके से तो हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये मैटर बार बार तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाता था। और फाइनली क्या हुआ, पहले तो बीच में हुआ कि तुम्हारा जो चीफ जस्टिस का तुम्हारा जो वो ओपिनियन था वो फिक्स्ड कर दिया गया, मतलब जो तुम्हारा वही फाइनल डिसीजन होगा एक तरीके से, ठीक है। तुम्हारे जो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस उनको एक नाम सजेस्ट करेंगे और वही तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उन्हीं को तुम्हारा जज बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके ये भी तुम्हारा उतना फिक्स नहीं बैठ रहा था। तो फिर फाइनली इन लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे, एक काम करते हैं हम लोग, तुम्हारे कहाँ पे लिखा जाए, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे देखो, तुम्हारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे हम पूछते हैं। अब मान लो तुम्हारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी अपने फेवर की वजह से किसी को ला रहे हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, एक सिंगल पर्सन है वो अपने हिसाब से किसी को भी ला सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने और जजेस का लाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जज हैं, ठीक है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जो तुम्हारे मोस्ट सीनियर जज हैं, सबसे सीनियर, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज, तो इनके सबके डिसीजन को मिला के जो लोग सिलेक्ट होते थे फिर उनको लाने का हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, एक कॉलेज बनाया 4-5 लोग का और उसके हिसाब से हमने ये डिसीजन लिया, ठीक है। तो यहाँ ये तुम्हारा हुआ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, ये फॉलो हो रहा है। तो अब तुम देखो, पहले किसका रोल था,
मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही रोल होता था तुम्हारे डिसीजन लेने में। अब क्या हुआ, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत अच्छा वेटेज हुआ रोल के लिए, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत वेट हो गया। तो दस इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रोल है या सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल है, दोनों का कंबाइंड रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। और जिस तरह अब देखो हमने अभी क्या बात की कि हमने तुम्हारी दो बात की थी कि जो तुम्हारी जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए या तो ये हम अपॉइंटमेंट की बात की थी कि अपॉइंटमेंट तुम्हारा इंडिपेंडेंट तरीके से होना चाहिए, और जो रिमूवल की बात की थी हमने कि जो रिमूवल ऑफ जज है वो भी तुम्हारा डिफिकल्ट होता है। इससे क्या होता है, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या देता है तुमको, उनको इंडिपेंडेंस देता है तुम्हारा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को ही हम आगे पढ़ रहे हैं। तो हमने ये बात की कि जो तुम्हारा रिमूवल ऑफ जज है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, मतलब तुम इसको छोटा मोटा डिफिकल्टी नहीं मान सकते, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट कि आज तक किसी भी जज को इंडिया में नहीं हटाया गया है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि उनके खिलाफ तुम्हारा चला है केस, ठीक है, कि मतलब ये गलत हैं, और एक बार तो मतलब वो गिल्टी पाए भी गए थे तब भी उनको हटाया नहीं जा सका, ठीक है। तो ये कैसे हुआ ये देखो। पहले तो ये समझ लो कि जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाएंगे तो सिर्फ एक ही तरीके से हटा सकते हैं कि प्रूवन मिसबिहेवियर। प्रूवन मिसबिहेवियर मतलब कि अगर मान लो उन्होंने कोई गलती की हो, उनके मतलब, ठीक है, उन्होंने मतलब कि मिसबिहेव किया गया। अब इसके बहुत सारे मीनिंग है, उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहता, ठीक है। या फिर इनकैपेसिटी हो, मतलब वो काम करने लायक ना हो, मान लो उनको कोई मेंटल इलनेस है या फिर कोई फिजिकल इलनेस है जिससे वो काम नहीं कर सकते। जैसे मान लो वो उनकी हार्ट कंडीशन बहुत वीक है, क्योंकि वो जिस कुर्सी में बैठे हैं ना उसमें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि वो फिजिकली फिट हों, तो उनका कोई मतलब इनकैपेसिटी मतलब वो काम करने लायक ना हो उस केस में, या फिर प्रूवन मिसबिहेवियर, ठीक है। तो अब ये प्रूवन मिसबिहेवियर क्या होता है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसना चाहता, तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक मोशन पास होता है तुम्हारे पार्लियामेंट में, ठीक है। और मोशन अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, ठीक है, पहले तो एक मान लो एक तुम्हारा डिस्कशन करना है, उसी के लिए एक मोशन पास होता है, ठीक है। और वो तुम्हारे कुछ एक्स नंबर ऑफ लोगों से पास होना चाहिए, वो मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ तुमको तुम्हारे डेटा बढ़ाने के लिए, ठीक है। तुम अगर चाहो तो देख सकते हो। तो तुम्हारे एक्स नंबर ऑफ लोगों का एक एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, लोगों ने साइन किया हो कि इस बात पे हम बात करेंगे कि जो जज है इसका बिहेवियर सही नहीं है, इसको हटाने के लिए बात करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो पास होगा, उस पर बहस होगी। उसके बाद जब वो मोशन पास होगा तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है तुमको पता है? नहीं पता भैया, भूल गए, तो ठीक है, रुको, इसको मैं आगे बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। तो जब मैंने बोला स्पेशल मेजॉरिटी, तो तुमको इतना तो पता होगा कि जो नॉर्मल मेजॉरिटी है उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको पाना। तो ये कब आएगी, जब एकदम सब मतलब जितने जो तुम्हारे लेजिस्लेचर में बैठे हैं उसकी सर्वसम्मति नहीं होगी कि हाँ उनको निकालना है, तब तक उनको नहीं निकाला जा सकता है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ उनको निकालना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इट शुड बी नोटेड दैट ये पॉइंट फिर से पढ़ो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। It should also be noted that while in making appointments, the executive play a crucial role. तुम्हारे जो अपॉइंटमेंट के टाइम में कौन प्ले रोल करता है? तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? तुम्हारा एग्जीक्यूटिव। लेकिन जब तुम्हारा निकालना होगा तब तुम्हारा रिमूवल के टाइम पे लेजिस्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा पार्लियामेंट में पास हो रहा है, तो इस तरह हमने क्या किया, एक बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर किया है तुम्हारा, और इससे क्या तुम्हारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए। और अभी तक कुछ ऐसा कोई रिमूव किया गया क्या? नहीं रिमूव किया गया। तो मैंने वही बताया कि रिमूवल अभी तक नहीं हुआ है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का, ठीक है। लेकिन किसी भी जज का ऐसा नहीं हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक जज का तुम्हारा आया था कंसिडरेशन पे कि इनको निकालना चाहिए, ठीक है। उनका तुम आगे भी देखोगे, ये तुम्हारा जस्टिस रामास्वामी उनका नाम था। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ये गिल्टी प्रूव हो चुके थे, फिर भी इनको नहीं निकाला जा सका, ठीक है। तो अभी क्या था इसको मैं थोड़ा सा बताऊँगा तुमको। पहले देख लो कि ये जो स्पेशल मेजॉरिटी की हमने बात की वो कैसे होती है, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी अगर मान लो तुम्हारे राज्यसभा की बात करूं तो टोटल कितनी मेंबरशिप पॉसिबल है? 250। अभी करंट कितने लोग हैं? 245, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी में तुम्हारी दो तरीके से मेजॉरिटी होनी चाहिए, एक तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है, और दूसरा मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब जितने लोग हैं, ठीक है। तो 245/2 मतलब इतने कम से कम इतने लोग का भी होना चाहिए, और दोनों साथ में होना चाहिए, मतलब ये हो ये ना हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। और यही वाला केस हुआ था तुम्हारा, ये जो जज की हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे जस्टिस रामास्वामी की, इनके केस में ये वाली चीज़ पास हो गई थी, लेकिन ये जो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है ये नहीं हो पाई थी, इसलिए वो बच गए, ठीक है।
तो एक बार देखो, मान लो टोटल 245 मेंबर्स हैं, इसमें से तुम्हारे 190 प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 190 तुम्हारे प्रेजेंट हैं, इसमें से भी सिर्फ 150 वोट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो 40 ने वोटिंग मना कर दिया, तो सिर्फ 150 वोट कर रहे हैं, तो हमको कितना चाहिए, मोर देन 2/3 ऑफ 150, मतलब 2/3 इंटू 150, इससे तो ज़्यादा ही चाहिए, तो इससे एक ज़्यादा, तो कम से कम 100 से ज़्यादा, तो 100 से ज़्यादा मतलब कम से कम 101 चाहिए, तो कम से कम 101 वोट चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मतलब जो 245 की मेंबरशिप है उसके आधे से ज़्यादा, तो 123, ठीक है। तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि अगर 123 मेंबर्स का मिल गया तो हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन वाइज ये और ये दोनों साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी थी, तुमको समझ आई होगी, ठीक है। तो इसको ऐसा बोलते हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। अब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ रिमूवल ऑफ जज, ये तुम्हारा क्या हुआ था, तुम्हारे 1991 में एक मोशन पास हुआ, ठीक है, जिसको 108 मेंबर्स ने इसको साइन करके मोशन पास कराया। मैंने तुमको बताया था कि लोकसभा राज्यसभा में एक्स नंबर ऑफ तुम्हारे वो वोट चाहिए उनको डिस्कस करने के लिए किसी मैटर को, मतलब इस टाइप के मैटर को, ठीक है। तो 108 मेंबर्स ने उसको वोट करके लाया कि इस पर डिस्कस करें। तो जो जस्टिस रामास्वामी थे उनके जब वो चीफ जस्टिस थे पंजाब हाई कोर्ट के, तब की बात है कि ऐसा पाया गया कि उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया, यूज़ किया, जो फंड्स हैं, जो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट फंड्स, उनका मिस अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ किया अपने बेनिफिट के लिए, और उनको इसमें गिल्टी भी पाया गया था, ठीक है, इसमें उनको गिल्टी पाया गया। लेकिन जब वोटिंग हुई तो क्या हुआ कि 2/3 मेजॉरिटी तो मिल गई उनको लोकसभा में, मतलब निकालने के लिए, लेकिन जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की, मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट था, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये उनको नहीं मिल पाई, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने वोटिंग ही नहीं की, उसने वोटिंग से ही दूर रह गए। जब वोटिंग ही नहीं की तो मान लो मतलब 240 यहाँ पे मान लो ये तो मिल गया, मान लो जैसे कि इसमें से 190 मेंबर्स हैं, मान लो 40 तुम्हारे कांग्रेस पार्टी के हैं, वो वोट ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी 150 लोग थे, उन्होंने वोट किया, तो जो जितने लोग ने वोट किया उसमें से 2/3 ने तो एग्री कर लिया, तो ये तो मेजॉरिटी तो हो गई। लेकिन जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस थी, मान लो तुम्हारे यहाँ पे 190 लोग थे, ठीक है, अब इसमें से तुम्हारे और कम लोग ने वोट किया, मान लो 110 लोग ने ही 150 लोग ने ही वोट किया, तो इसमें से तुम्हारे इतने लोग ने वोट किया, तो इसमें से 123 को कम से कम हाँ बोलना चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फिर से देखो, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इनको मतलब कि मेजॉरिटी जो तुम्हारे हाउस की मेजॉरिटी थी, मतलब यहाँ पे 123 से, अगर मैं इसकी बात करूँ राज्यसभा के, तो 123 से उनको कम वोट्स मिले, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जज बच गए और उनका जो मोशन था वो पास नहीं हो पाया। लेकिन ये इस टाइप के सिर्फ 1 या 2 केस अवेलेबल हैं तुम्हारे, इसको छोड़ के आज तक सुप्रीम मतलब जो जज है उसको रिमूव नहीं किया गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो तुम्हारे जज को निकालने का तरीका है, मतलब जो निकालने का जो प्रोसीजर है वो बहुत डिफिकल्ट है। इससे क्या होगा कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन ले पाए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे होंगे तुम्हारे स्ट्रक्चर की। अभी तक हमने क्या किया, हमने देख लिया, अभी तक हम सिर्फ इंडिपेंडेंस पे बात कर रहे थे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, कैसे है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा है, मैंने तुमको बताया था सुप्रीम कोर्ट, उसके जस्ट नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसकी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें जो तुम्हारे सेशन कोर्ट्स रहते हैं तुम्हारे और दूसरे कोर्ट्स रहते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये चीज़ देखो कि हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि जो हमारे यहाँ जुडिशरी होगी वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम होगा। अब इसका क्या मतलब है, तुम्हारा सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम मतलब एक पिरामिड टाइप से रहेगा कि मतलब सबसे टॉप में एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, और जो सबसे टॉप वाला है वो उसके जो डिसीजन है वो सब उसके जो नीचे हैं उन सब में वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से बात की थी। तो इसको छोड़ के और कहीं पे कुछ होता है क्या, तुम्हारा अनलाइक जो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर चलता है, जैसे कि यूएसए में तुम्हारे 2 टाइप के कोर्ट्स चलते हैं, एक स्टेट कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट्स। एक थोड़ा सा रिकॉल करो, फेडरलिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो यूएसए हैं वहाँ लोगों के पास डबल सिटीजनशिप होती है, एक तो अपने स्टेट की और एक अपने कंट्री की। जो फेडरल एक फेडरल सिटीज़न है वो, और अपने एक स्टेट के सिटीज़न हैं, ठीक है। तो स्टेट के सिटीज़न हैं, तो स्टेट के सिटीज़न होने में क्या फ़र्क है, जो स्टेट के सिटीज़न हैं वहाँ के जो कुछ लॉज होंगे वो कुछ अलग हो सकते हैं, तो उन लॉज को मैनेज करने के लिए एक स्टेट कोर्ट होता है। और जो फेडरल सिस्टम है तो वो फेडरल लॉज को मैनेज करने के लिए एक तुम्हारा फेडरल कोर्ट अलग से होता है।
ठीक है। तो मतलब जो हाई कोर्ट है वो अलग फंक्शन करेंगे, उनके अलग लॉज होंगे, और जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का, जिसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं, वो अलग काम करेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये यूएसए का हो गया। इंडिया का अपना सिंपल है, इंडिया का इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो टॉप में बैठा है उसके डिसीजन बाकी सब में नीचे वैलिड हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पे देखो, तुम्हारे को ये पता है सबसे ऊपर क्या होता है, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर रहता है, और उसके नीचे तुम्हारे हाई कोर्ट्स रहते हैं। अच्छा, तुमको ये पता होना चाहिए जो तुम्हारे जितने भी स्टेट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट के पास अपना खुद का हाई कोर्ट हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनका हाई कोर्ट नहीं है, कुछ ऐसे 2 स्टेट्स हैं जिनके बीच में एक सिंगल हाई कोर्ट शेयर्ड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे ये बताना। अब जैसे यूनियन टेरिटरी है, तुम्हारा जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो वो कौन, उसके लिए कुछ अलग से कोर्ट है क्या, उसके लिए कहाँ पे हाई कोर्ट है। तुम्हारा जो जो लक्षद्वीप हो गया, वो तुम्हारे कौन से हाई कोर्ट के अंदर आता है, उसका खुद का हाई कोर्ट है क्या। तो ये सब थोड़ा सा सर्च करना, ठीक है। तो और मुझे बताना कि ये क्या होता है। इन जनरल मैं तुमको बता दूं कि ऐसा भी होता है कि तुम्हारे 2 स्टेट्स जो हैं उन दोनों का एक शेयर्ड हाई कोर्ट हो सकता है, 2 यूनियन टेरिटरीज का शेयर्ड हाई कोर्ट हो सकता है, एक यूनियन टेरिटरी का हो सकता है किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में उसके अंडर आता हो कोई यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इस टाइप से सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो ये मैंने तुमको बता दिया हाई कोर्ट का। अब ये फंक्शंस में मैं आ रहा हूँ। अब हाई कोर्ट के नीचे तुम्हारे एक हाई कोर्ट है तुम्हारे, मान लो किसी स्टेट का या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, उसमें एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों आ सकती है। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें, उसके अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक तुम्हारा ऐसे एक पिरामिड बनता है, आई होप तुमको विजिबल है, ठीक है। तो जो टॉप में बैठा है, जैसे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट टॉप में है, उसके नीचे तुम्हारा हाई कोर्ट है, उसके नीचे फिर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है तुम्हारे यहाँ वाले, वो नीचे सब में वैलिड है, हाई कोर्ट में भी वैलिड होंगे, तुम्हारे नीचे भी वैलिड होंगे। इस तरह जो तुम्हारा हाई कोर्ट है, इसके डिसीजन तुम्हारे और नीचे सारे वैलिड होंगे। मतलब बहुत गंदा कर दिया मैंने स्क्रीन, रुको इसको साफ कर लें फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो अब देखो, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। हम लोग नीचे से ऊपर चलें, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। नीचे से ऊपर देखो, सबसे नीचे कौन है तुम्हारे, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। अब ये तुम्हारे सिविल केसेस भी देखते हैं, क्रिमिनल केसेस भी देखते हैं। सिविल केस में इसको सिविल कोर्ट बोलते हैं, तुम्हारे क्रिमिनल केसेस में इसको सेशन कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो ये मान लो कोई एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के नीचे, मान लो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में कुछ होता है, तो वहाँ पे जो कोर्ट रहते हैं वो इस टाइप से रहते हैं, तुम्हारे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का यहाँ पे काम रहता है, और जो सिटी के लिए जुरिसडिक्शन में जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट तुम्हारा वो करता है। अब इसके ऊपर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे किसी को डिसीजन अपना गलत लगा, ठीक है, तो वो ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। अपील एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, उसमें तुम्हारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स उस पर डिपेंड होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखो, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या आता है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डील्स विद, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखेगा, ठीक है। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो तुम्हारे क्रिमिनल ऑफेंसेस रहते हैं, मान लो सिटी लेवल पे ही कोई बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 5-10 लाख का हुआ, मान लो यहाँ पे 25-30 लाख का हुआ। अभी तुम्हारा जो मैं मॉनेटरी लेवल बोल रहा हूँ ये अलग हो सकता है, मैं तुमको बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो बहुत ज़्यादा मॉनेटरी का हुआ, तो ये वाला केस इनके पास आ जाता है। एकदम मान लो बहुत ही ज़्यादा हुआ, जैसे कि मुंबई जैसे शहर में मान लो कोई अरबों खरबों का मान लो कोई घोटाला हुआ, ऐसा अभी है नहीं, पर मान लो अगर हुआ तो वो सीधे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकता है। वो मतलब इतने बड़े लेवल का अगर वो रहा तो, ठीक है। तो कितना बड़ा केस है उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस बढ़ जाते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट, ठीक है। कैन इशू रिट्स। अब ये रिट्स क्या होता है, ये तुमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसको मैं आगे थोड़ा सा रिकॉल करूँगा, आगे ये सुप्रीम कोर्ट वाले में आएगा। हाई कोर्ट का भी वैसे रहता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट भी तुम्हारे रिट्स इशू करता है अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये तुमको हो सकता है कुछ रिकॉल हुआ हो फंडामेंटल राइट्स के नाम पे। कैन डील विद केसेस विद द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के अंदर कोई भी केस आता है उस पर जुरिडिक्शन में ये कर सकता है। एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, ठीक है। तो जितने भी कोर्ट्स हैं उसके बिलो, उसके ऊपर ये मतलब कि कमांड वो करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही हो गया, तुम्हारा सबसे ऊपर ये कोर्ट हो गया। ये इसका जो डिसीजन है इसके ऊपर तुम कहीं नहीं जा सकते इसको मतलब डिसीजन लेके, ठीक है। तुम्हारे अगर इंडिया के अंदर कुछ भी हुआ है तो इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, इसका डिसीजन सारे कोर्ट्स में बाइंडिंग है। कैन ट्रांसफर जजेस फ्रॉम हाई कोर्ट, मतलब ये हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनका उनका जो ट्रांसफ़र है वो यही देखता है। मैंने तुमको बताया था सुप्रीम कोर्ट एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, तो ये उसका एक तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। तुम्हारे जो जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, तुम्हारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है।
तो उसका एक एग्जांपल हो गया। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। मान लो यहाँ पे कोई केस हुआ जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें मतलब कि ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए या फिर ज़्यादा वो चाहिए, सोर्स चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसको लगता है कि ऐसा कुछ है तो अपने आप उसको खींच सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब कहीं से भी वो अपने तक ले सकती है उस केस को, ठीक है। तो ये हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेसिफिक काम भी होते हैं, जैसे अगर मान लो दो स्टेट्स के बीच में तुम्हारा डिस्प्यूट हुआ तो उसके लिए तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ही तुम्हारा वो रहता है, अंपायर का काम करता है, ठीक है। तो इसके सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप तुमको ये जो स्ट्रक्चर है ये समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक सा था, पर हाँ कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकल थी, जैसे रिट्स हो गए तुम्हारे, तो इन सब की बात हम कर रहे होंगे अभी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो तुम्हारा पूरे वर्ल्ड में अगर तुम हर कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट देखो तो वहाँ उनके पास जितनी पावर है उनकी कंट्री के रिस्पेक्ट में अगर तुम वैसे कंपेयर करो तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पाओगे तुम उसको, ठीक है। तो लेकिन पावरफुल है फिर भी वो एक बाउंड्री के अंदर ही काम करता है। मैंने तुमको बताया था, वहाँ पे रिकॉल करो, हमने बात किया था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी कुछ भी कर सकती है, वो ऑटोक्रेटिक रूल, वो मतलब अपने हिसाब से कोई भी आर्बिटरी डिसीजन ले सकती है। वो काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर वो काम करती है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती हैं। तो अब हम देख रहे होंगे कि उसके क्या क्या स्पेसिफिक काम है, ठीक है। तो कुछ उसके कुछ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन बोले तो मतलब एरियाज ऑफ वर्क है कि यहाँ वो काम करती है। पहले तो ओरिजिनल की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये उसके नाम है ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी, रिट और स्पेशल पावर्स, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखेंगे। अगर तुमको नाम नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, इन सबको हम डिटेल में वैसे भी देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो अच्छा, हम अभी भी तुम्हारी एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम पीडीएफ देखोगे तुमको यही चीज़ें दिखेंगी, बस इसको मैंने स्लाइड्स में कन्वर्ट किया है। तो आई होप तुमको ये नया वाला अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और इस पर कोई और सजेशन है तो तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और यहाँ तक आ गए हो तो यार लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि वही एक सोर्स है जो हमको मोटिवेट करता है, ठीक है। देखो अब तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, सॉरी पहले एक एक करके देखते हैं। तो ओरिजिनल क्या है तुम्हारा, मतलब ऐसे अगर मान लो तुम्हारे स्टेट और दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, या फिर तुम्हारे स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, या स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है। तो इन सब को जो सुलझाने का काम है वो तुम्हारा हाईएस्ट कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये वाला जो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इसको ओरिजिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ऐसे केसेस हैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल कर सकता है और बाकी कोर्ट इसको ऐसे केसेस को वो नहीं ले सकते, ठीक है। ये इसलिए इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया। इसके बाद एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अब एपिलेट से समझ आ रहा है कुछ अपील से रिलेटेड होगा। तो जो लोअर कोर्ट हैं अगर मान लो वहाँ पे उनको डिसीजन अपना वैलिड नहीं लगा तो वो सीधे सीधे ऊपर वाले कोर्ट में तुम्हारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब क्या बोला, ट्राइज अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तुम्हारे सिविल हो गया, सिविल केस हो गया, क्रिमिनल केस हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल केस क्या होता है, तुमको सिविल और क्रिमिनल तो पता है। सिविल मतलब जो तुम्हारे वो लॉज होते हैं उस पर जो, मतलब सिविल लॉज नहीं, जो तुम्हारे चोरी वगैरह के केस हो गए ये सब हो गया, है ना। क्रिमिनल केस मतलब जो मर्डर केस हो गया तुम्हारा, या फिर जो तुम्हारे इस टाइप के जो केस होते हैं तो जो सेंसिटिव होते हैं थोड़े से, तो इस टाइप के जो केस हो गए वो क्रिमिनल केस में आ गए। कॉन्स्टिट्यूशनल केस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने वो कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ निकाल रहे हैं, तो इस टाइप के जो केसेस हो गए। तो अगर मान लो लोअर कोर्ट में कुछ हुआ है और उनको डिसीजन पसंद नहीं आया तो वो ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और आज के टाइम पे तुम देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप कुछ केसेस को ले सकता है, ठीक है। तो हम जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, उसके लिए रुको थोड़ा सा। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखो। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है, ये मतलब तुम्हारे लिए भी हो सकता है नया हो। जो प्रेसिडेंट हो सकता है, अगर उसको कोई मैटर लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारे टेक्निकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो उसके लिए वो जुडिशरी को वो मतलब बोल सकता है कि आप अपनी एडवाइस दीजिए। अब इसके बारे में ये है कि जुडिशरी चाहे तो एडवाइस दे, चाहे तो ना दे। इन जनरल तो यार प्रेसिडेंट ने बोला तो ये चीज़ होती है, बट जुडिशरी के पास ये ऑप्शन रहता है वो दे या ना दे। ऐसा होता नहीं है इन जनरल, बट है तो है, ठीक है। और जो अगर जुडिशरी जो एडवाइस देगी वो प्रेसिडेंट के लिए भी मतलब सिर्फ एडवाइस है, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, वो बाइंडिंग नहीं रहती उस पर प्रेसिडेंट पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एडवाइजरी। रिट जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे भी रिट आए तो वहाँ पे आ गए फंडामेंटल राइट्स, ठीक
ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। रिट्स मतलब ये तभी आएंगे जब तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही हो, तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे तुम्हारा यहाँ पे अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स मतलब कहीं पे भी अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होंगे तो तुम इसमें नहीं जाओगे, तुम रिट ज्यूरिडिक्शन में जाओगे, ठीक है। तो इसमें तुम हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और को वारंटो, ये तुम्हारे रिट्स के नाम हैं। अब ये क्या थी हमने पहले बात की थी, तो नहीं पढ़ा तो तुम पढ़ के आ सकते हो, मैं एकदम टिप में तुमको बताऊंगा जब इसकी बात कर रहे होंगे हम। तो रिट्स कब इशू होते हैं, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो सीधे सीधे तुम्हारे कोर्ट के पास जा सकता है और रिट इशू करवा सकता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। स्पेशल पावर मतलब कि कोई मान लो कोई डिसीजन है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट या फिर उसके लिए स्पेशल ग्रांट दे सकता है तुम्हारा स्पेशल, इसको स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं। स्पेशल लीव दे सकता है अपील, वो जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो मैटर जो होगा वो पास, जो तुम्हारे अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर वो मैटर होगा तो उसके लिए वो स्पेशल लीव दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। मान लो कोई डिसीजन लिया तो उसके लिए वो स्पेशल लीव दे सकता है उसको लेके, ठीक है। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब इसको ओरिजिनल क्यों बोलते हैं मैंने तुमको बताया, क्योंकि ऐसे केसेस को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एंटरटेन कर सकता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये कौन से केसेस होते हैं जिसमें तुम्हारा जो फेडरल रिलेशनशिप है वो इन्वॉल्व है। अब फेडरल रिलेशनशिप में क्या क्या आएगा, अगर तुम्हारा स्टेट वर्सेस स्टेट है, या फिर तुम्हारा स्टेट वर्सेस सेंटर है, ठीक है, या फिर स्टेट वर्सेस यूटी है, ठीक है। तो ये स्टेट वर्सेस यूटी मतलब स्टेट वर्सेस सेंटर है, तुम बोल सकते हो एक तरीके से, बट बहुत टेक्निकल हो जाएगा वो। तो ये स्टेट वर्सेस स्टेट है, या फिर स्टेट वर्सेस तुम्हारा सेंटर है, या फिर स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो रहते हैं तुम्हारे, तो ऐसे इस टाइप के रिलेशनशिप्स को, मतलब जो ये जो रिलेशन है, केस को दूर करो, ये जो रिलेशन है इसको हम फेडरल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर में हमने देखा भी है। तो ये जो फेडरल केसेस हैं, जो फेडरल रिलेशनशिप्स है, तो इससे रिलेटेड कोई केस आता है, इनके बीच में जब डिस्प्यूट आता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस पर डिसीजन ले सकता है, उसको वो एंटरटेन कर सकता है। इसीलिए हम इसको सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बोलते हैं, क्योंकि कोई और कोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ओरिजिनली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकता है। तो ये ओरिजिनल वर्ड से तुम याद रखना कोई चीज़ों को। और ये फेडरल मैटर, जो फेडरल वर्ड है, फेडरल मैटर्स, ये थोड़ा कीवर्ड है तो इसको याद रखना, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्यों बोलते हैं ये मैंने तुमको बता दिया। और इसका काम यहीं पर नहीं सीमित होता तुम्हारे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में, इसका एक और काम होता है। अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट सेटल डिस्प्यूट बट ऑल्सो इंटरप्रेट द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। जो तुम्हारी जो स्टेट और यूनियन की जो पावर्स हैं, मान लो अगर किसी तुम्हारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के, मान लो ऐसा कुछ हो रहा है कि स्टेट के लॉ से कुछ छेड़छाड़ की है, मान लो कुछ तो किया है, अब वो सही छेड़छाड़ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो वो सही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कितनी सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली कितनी गलत है, ये कौन बताएगा। तो इसको इंटरप्रिटेशन का भी काम तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का रहता है, और ये तो उसके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब रिट जुरिसडिक्शन आया तो साथ में आया कौन, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो साथ में कौन आया, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स आए तो कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर कब जाएंगे, जब वो वॉयलेट हो रहे हों, ठीक है। तो जब फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हों तब हम जाते हैं तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब यहाँ पे चॉइस रहती है कि बंदा चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, चाहे तो वो हाई कोर्ट के पास भी जाए। यहाँ पे हमने बात की थी अभी जस्ट कि हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस होते हैं दोनों के रिट्स में, ठीक है। तो वो क्या क्या होते हैं मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, तुम फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर देख सकते हो, उसके लास्ट के पार्ट में हमने रिट्स की बात की थी, ठीक है। तो ये हो गया। थ्रू सच रिट्स द कोर्ट कैन ऑर्डर द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। बेसिकली हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को ही दे रहे होते हैं कि मान लो एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव को ही देते हैं, मतलब हमेशा नहीं बट इन जनरल, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता तो उस केस में हम वो रिट्स इशू करते हैं कि आप अपना काम ऐसे मत करो, ये इससे आप लोगों को हार्म हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट हो रहे हैं, आप इस काम को इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से मत करो। तो वो दोनों तरीके से हो सकता है, केस टू केस, ठीक है। तो अब रिट्स कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, हेबस कॉर्पस, इसमें अगर कोई मतलब तुमको बंदी बना के रख रहा है बिना तुम्हारे मतलब जिसमें तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो उसमें ये होता है, ठीक है। मैंडेमस में भी ऐसे ही होता है तुम्हारा। प्रोहिबिशन में जो जब तुम्हारा कोर्ट से रिलेटेड होता है, और सर्टियोरी को वारंटो, ये सब भी रहते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं घुसना चाहता क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और इसको हमने पहले ही बात की थी इसके बारे में तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ पर देख लो, बस मैंने यहाँ पर तुमको नाम बता दिए हैं। एपिलेट जुरिसडिक्शन, जब अपील होती है हाई कोर्ट से, और ये हाई कोर्ट से तब सुप्रीम कोर्ट में आती है, हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं इसलिए, लोअर कोर्ट से भी आ सकती है डायरेक्टली, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तुमको पता है। तो पर्सन अगर उसको जो
हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट उसको अपना केस ले जाना है कि नहीं मुझे ये डिसीजन सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर वो सिविल केस है तो हाई कोर्ट को यहाँ पे सर्टिफाई करना होगा, मतलब उसके केस में लिखना पड़ेगा कि ये जो केस है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारीक तरीके से लॉ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा होगा तभी वो तुम्हारा जो सिविल केस होगा अगर वो सिविल केस होगा तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट पे ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्रिमिनल केस हुआ तो क्या होगा? अगर क्रिमिनल केस में किसी को फांसी की सज़ा हुई है, ठीक है, अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो वो जा सकता है तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के पास उसके लिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोर्ट को नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब हाई कोर्ट को यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये इसका वो सीरियस मैटर है तुम्हारा इंटरप्रिटेशन का कि नहीं, वो डायरेक्टली जा सकता है। लेकिन ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन रहता है कि मतलब वो केस के हिसाब से कि वो ऐसे डिसीजन को एडमिट करे या ना करे, ठीक है। जैसे कि मान लो अब तुम्हारा जो कसाब था, जो तुम्हारा मुंबई अटैक्स में शामिल था, ठीक है, अगर मान लो उसको हाई कोर्ट ने सज़ा दी होती, मतलब वैसे तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, लेकिन अगर मान लो हाई कोर्ट में उसको सज़ा दी गई होती, ठीक है, और उसको डेथ सेंटेंस दिया गया होता और सुप्रीम कोर्ट के पास जाता वो डेथ सेंटेंस अपना वो कराने के लिए, ठीक है, मतलब कि वो अपील करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है वो डिसीजन ना ले, चूँकि वो एकदम क्लियर है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट भी उसको डेथ सेंटेंस ही है वो करता, ठीक है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो डिसीजन को वो मतलब कि वो जो केस को एडमिट करे या ना करे, ठीक है। तो ये रहता है। और मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया और उसको लगा कि नहीं जो मतलब लोअर कोर्ट ने बोला है वो उतना सही नहीं है, यहाँ पे मतलब कुछ और चीज़ मीनिंग, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मीनिंग कुछ और निकल रही है, या फिर जो लॉ है उसकी मीनिंग कुछ और निकल रही है, तो भाई साहब वो जो इंटरप्रिटेशन दिया था उसको रिवर्स करके नया इंटरप्रिटेशन मतलब या फिर नया जजमेंट दे देगा, ठीक है। और ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये देखने को भी मिला है हमको। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है। तो अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन तुमको समझ आ रहा है कि एडवाइस कर रहा है, किसको एडवाइस कर रहा है? तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी मैटर को, ऐसा मैटर जिसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, या फिर ऐसा मैटर इन्वॉल्व है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत हो सकती है कि मतलब इनकी एडवाइस की ज़रूरत हो सकती है। अगर प्रेसिडेंट के वो कोई भी मैटर हो सकता है जिसको प्रेसिडेंट ऐसा करे, तो प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसे एडवाइस ले सकता है। अब एडवाइस लेना ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि जो प्रेसिडेंट है मान लो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डिनर पे बुलाया और वहाँ जब डिनर कर रहे थे तो उन्होंने उनकी एडवाइस ले ली, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर एक तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तुम्हारा एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तुम्हारा एक इशू करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, जिसमें ऐसा लिखा रहेगा कि हमको इस मैटर पे आपकी एडवाइस चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिटन एडवाइस देगा उनको वापस प्रेसिडेंट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरी नहीं है कि वो अगर प्रेसिडेंट ने बोला एडवाइस देने के लिए तो एडवाइस दे, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ये ज़रूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है वो उसी को फॉलो करे। तो दोनों के लिए ऐसा कुछ है नहीं। पर हाँ ये रहता है कि मतलब जब इतने बड़े लेवल पे कुछ होता है, अगर प्रेसिडेंट ने बोला है तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत मतलब मिनिमल चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट मना करेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की भी जो एडवाइस रहती है वो प्रेसिडेंट मान ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इसीलिए एडवाइस मांगी थी क्योंकि उनको एकदम बारीक तरीके से जानना था कि ये कितना सही है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसके दो तरीके से फ़ायदे होते हैं। एक तो कि मान लो कोई लॉ लाए, उससे रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एडवाइस ले ली तो बाद में वो कोर्ट कचहरी से बचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब को सोचते हुए चीज़ें बताई होगी उनको। दूसरी चीज़, अगर कोई लॉ बनाना है, ठीक है, तो या फिर लॉ कुछ बना हुआ है तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे तो उसमें कुछ बहुत अच्छे तरीके से अगर वो चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर जैसा सुप्रीम कोर्ट बोले, ठीक है। तो जो सुटेबल चेंजेस होंगे उस लेजिस्लेशन में वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम एक दो वर्ड देख लेना, थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम्हारे कहाँ गया, एक मिनट रुकना। लिटिगेशंस का मतलब बहुत लोग को पता नहीं रहता, सॉरी यहाँ पे मैंने टाइम लिया तुम्हारा थोड़ा सा। जो लिटिगेशन वर्ड है बहुत लोग को मतलब इसका पता नहीं रहता, तुम में से हो सकता है कुछ को पता भी हो। तो लिटिगेशन मतलब कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे कोर्ट्स वगैरह में जो चलते हैं तुम्हारे ये सब केसेस वगैरह, तो उसको लिटिगेशन में काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिटिगेशन का मतलब अगर तुमको पता है ठीक है, नहीं पता तो तुम अभी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देखो, Isn't it funny that advice is optional and accepting that advice is also optional? I thought that the court gave decision that were binding. तो ये एकदम अजीब नहीं लग रहा कि जो एडवाइस देना वो भी ऑप्शनल है, एडवाइस को एक्सेप्ट करना वो भी ऑप्शनल है। और यहाँ पे कैच आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो तो फाइनल होता है हमेशा,
पूरे इंडिया में वो फाइनल होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार ये एडवाइस है, मतलब यहाँ पे तुमको देख के ही लग रहा है ना, क्योंकि ये एडवाइस है, ये एक तरीके से बस एक सजेशन लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसा कुछ फाइनल डिसीजन नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं बुक में, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जुडिशियल एक्टिविज्म और इनकी बात कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो देखो, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोक्लेम्ड और ऑर्डर बाय इट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भाई साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई ऑर्डर दिया वो उसको दोबारा क्यों देखेगा? अब सुप्रीम कोर्ट भी तो तुम्हारे इंसान ही चला रहे और उनसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा अगर मान लो कोई गलती हुई उनसे, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि वो बाद में उस गलती को करेक्ट कर सकें, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको। यहाँ पे तुम्हारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, PEL, अब तुम इसको लिखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो अपने यहाँ ये चलता है, मतलब बोलने के लिए ये चलता है कि जो मतलब जो लॉ है सिर्फ उसके हिसाब से डिसीजन देंगे हम, अगर लॉ में कोई गलती है तो उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ रूल ऑफ लॉ, एक बुक है, अब हो सकता है उसमें कुछ बुक में कुछ गलत लिख गया हो गलती से, तो उस गलती को भी हम मतलब सही मानेंगे क्या? तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसमें हम उस गलती को भी सही मानते हैं, और उस गलती जो लिखा हुआ है भले वो गलत है उसी के हिसाब से ही हम डिसीजन देंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे 1950 1960 में क्या होता था कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एकदम हार्डली फॉलो होता था, मतलब एकदम यही, सॉरी हार्डली नहीं, मतलब यही फॉलो होता था। मतलब क्या होता था कि कोई भी केस आ रहा है तो ये नहीं देखते थे कि लॉ सही है कि नहीं है, आप ये बताओ कि लॉ के हिसाब से हुई है ना चीज़, सुप्रीम जज बोलेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, तो बस मुझे इतना बताओ कि ये जो लॉ है ये जो है ये लॉ के हिसाब से हुआ ना, ठीक है। तो लॉ के हिसाब से हुआ मतलब ये चीज़ सही है। अब वो लॉ गलत है कि नहीं उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बट लेकिन ये टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ये चेंज हुआ, और ये इसके बाद आएगा तुम्हारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये तुम्हारे लिए बहुत टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं, बस मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें क्या आता है कि जो हमने लॉ बनाया है वो भी गलत हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो बुक की हमने बात की जिसमें लॉ लिखे हुए हैं हो सकता है वो भी गलत हो, तो यहाँ पावर होती है कोर्ट के पास कि हाँ उसको मिटा के वो चीज़ सही की जाए, या फिर मतलब लेजिस्लेशन को बोले कि आप इसमें सुधार करें या फिर चेंज करें, ठीक है। तो वो लॉ को मिटा सकते हैं यहाँ पे उनके पास ये ऑप्शन होता है। तो ये जो तुम्हारा आर्टिकल बोल रहा है कि जो अपने पुराने ऑर्डर हैं उन्हीं को रिव्यू करें, इससे क्या, मान लो तुम्हारे कोर्ट ने कोई गलती की, ठीक है, तो उसको चाहे तो वो बाद में सही कर सके। जैसे कि बीच में हुआ था जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर थी, आर्टिकल 368, कोर्ट ने बीच में बोला था कि ये एकदम अनलिमिटेड है, ये 368 है, ठीक है। मतलब ये किसी को भी तुम्हारा वो चेंज कर सकता है, तुम्हारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा है ये उसको चेंज कर सकता है। तो लेकिन इसमें ऐसा आया कि मान लो बाद में अगर ये तुम्हारा जो वोटिंग राइट्स है उनको हटा दे, तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा दे, तो ऐसा क्या, तो फिर बाद में कोर्ट ने खुद ने इसको फिर चेंज करके बोला कि नहीं ये लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तुम आगे पढ़ोगे, केशवानंदा भारती केस, अगर तुमने इसका नाम सुना है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक केस है तुम्हारे हिस्ट्री का, मतलब इसकी वजह से तुम्हारा जो जुडिशरी है वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये तुमको पता है, समझ आएगा कि आर्टिकल 137 क्या है, वो खुद के जो ऑर्डर्स हैं या फिर जजमेंट है उनको रिव्यू क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर तुम नोट कर रहे होगे, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लिखा है तुम ये भी नोट कर रहे होगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। और अगर तुम आगे किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमको आर्टिकल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, सारे नहीं, कुछ बेसिक्स हो, ठीक है। तो अब आर्टिकल 144 देखो, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सॉरी एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, तुम्हारी जुडिशियल हो गई, तुम्हारी सिविल हो गई, ठीक है, तो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं तुम्हारी वो सब तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करेंगी जैसा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे मिलिट्री इन्वॉल्व क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मिलिट्री भी तो तुम्हारे इंडिया के उसमें आती है, लेकिन तुम्हारा जो मिलिट्री है वो डिफेंस का मैटर हो जाता है, तो इसके लिए उसके लिए यहाँ पे अलग से तुम्हारे कोर्ट्स होते हैं जिसको हम मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे मतलब कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये तुम्हारा मिलिट्री शब्द मुझे नहीं दिखा था, इसलिए मुझे तुमको बताना था कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है। तो 144 तो सिंपल था, 137 में थोड़ा एक्सप्लेन करना था। तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। तुम्हारे जो सुप्रीम कोर्ट है ये जितने इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं, मतलब जो हमने पिरामिड देखा, तो ये सुप्रीम कोर्ट टॉप में बैठा है, तो इसके जो तुम्हारे डिसीजन हैं वो सब में वैसे बाइंडिंग हो गए तुम्हारे इसके डिसीजन, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ आती है। अब देखो क्या बोल रहा है,
तुम्हारे द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट बाउंडेड बाय डिसीजन। ये भी हमने देखा अभी तुम्हारे आर्टिकल 13 में, सॉरी आर्टिकल 137 में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीजन से भी बाउंडेड नहीं है। उसने पहले क्या बोला था, आर्टिकल 368 अनलिमिटेड है। जो 368 है वो किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन बाद में उसने खुद ने बोला कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, 368 लिमिटेड तुम्हारा अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं हो सकती। ये चीज़ मैंने तुमको पहले भी बोली, अभी वापस बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बिसाइड इफ द केस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ डिसाइड सच केसेस। अगर कहीं पे केस आता है कि कंटेम्प्ट ऑफ, ये तुम्हारे जो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो तुम्हारे कोई सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहा है, फिर इस टाइप से मतलब कुछ गलत बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ऊपर ऊंचे लेवल पे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये खुद ही देखेगा कि ऐसे ये केस मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब ये डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहता है, ठीक है। तो अब देखो, वाई सुप्रीम कोर्ट अलाउड टू चेंज इट्स ओन रूलिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा इसने। इज इट बिकॉज द कोर्ट ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, इसकी हमने बात की। इज इट पॉसिबल दैट द सेम जज पार्ट ऑफ द बेंच दैट रिवाइजेज द रूलिंग एंड वॉज ऑल्सो इन द बेंच दैट गेव द रूलिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो जज पहले बैठा हो कि हाँ ये मतलब अगर 368 की ही बात करें, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट एग्जांपल ले लो कि आर्टिकल 368 को जब अनलिमिटेड बोला गया तो उसमें जो जज बैठा हुआ था वही जज यहाँ पे भी हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। मैंने तुमको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुमको ये भी समझाया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या रोल है। अच्छा, तुम ये जान लो कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये तुम्हारा ब्रिटिश से हमने लिया है, मतलब ब्रिटिशर्स के यहाँ ये अप्लाई होता है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसके हिसाब से चलेंगे हम, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तुम्हारा यूएसए का है, ठीक है। तो मतलब ये देखेंगे कि लॉ सही है कि नहीं, ये भी हमको देखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे होंगे तुम्हारे जुडिशियल एक्टिविज्म की। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि तुम्हारे चैप्टर का एक पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम समझ रहे हैं कि जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म ये काफ़ी बाद में ऐड हुआ है, मतलब ये तुम्हारे 1970s 1980s में हुआ है, ये तुम्हारे लेट 1970s में, ठीक है। तो ये क्या था हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हो सकता है तुमने इसका बारे में सुना हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, तुमने न्यूज़ में सुना होगा कि आज एक वकील ने ये इन्वायरमेंट को लेके PIL दाखिल की, ठीक है, या फिर PIL फाइल की। तो ये क्या होता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये जो दो चीज़ें थी, इन्होंने जुडिशरी को काफ़ी हद तक बदल के रख दिया, ठीक है। पहले जुडिशरी क्या करती थी, अच्छा पहले मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कार्टून, तो इसलिए मैंने ऐड किया। इसमें पब्लिक ऐसा दिखा रहा है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसके बाद जुडिशरी इतना ज़्यादा एक्टिव है, इतने अच्छे तरीके से एक्टिव है कि लोगों को लग रहा है कि अगर ऐसे ही रहे, इतना एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करे जितने भी मैटर्स हो रहे हैं आसपास, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मतलब ये जस्ट कार्टून है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। तो एक मैं तुमको पहले बताता हूँ कि पहले जब जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था तो क्या था, फिर आया तो ऐसा क्या हो गया कि हम बोल रहे कि स्ट्रक्चर ही पलट गया, ठीक है। तो देखो, तो मैं बोलता हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म के पहले क्या होता था, जिसको प्रॉब्लम है, मान लो अगर किसी को जो तुम्हारा पर्सन है जिसका लॉ ब्रेक हुआ, जिसके राइट्स इफेक्ट हुए, मतलब वो अपने राइट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, अगर वो पर्सन कोर्ट के पास जाए तभी वो कोर्ट उसकी बात सुनेगा। अगर कोई और उसके बिहाफ में जाए तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो उस पर्सन को खुद जाना पड़ता था कोर्ट के पास, अगर उसके साथ चीटिंग हुई या फिर कुछ भी हुआ है, ठीक है, अगर लॉ ब्रेक हुआ है तो उसको खुद जाना पड़ता था। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर सोशल एक्शन लिटिगेशन है, SAL और PIL, SAL का नाम बहुत कम सुना होगा, बट अब देख लो, ठीक है। तो ये सब पहले नहीं थे, ठीक है। तो इसके पहले क्या होता था कि पर्सनली जो एग्रेव्ड पर्सन है तुम्हारा, तो उसको जाना पड़ता था कोर्ट में, उसके बाद ही कुछ होता था, ठीक है। लेकिन 1979 में क्या हुआ भाई, इन 1979 द कोर्ट सेट अ ट्रेंड दैट इट डिसाइडेड टू हियर अ केस वेयर द केस वाज फिल्ड नॉट बाय एग्रीव्ड पर्सन बट बाय अनदर पर्सन ऑन बिहाफ। नहीं, जो पढ़ा नहीं समझ आया छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो, हुआ ये कि अब 1979 के बाद क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब कोई दूसरा पर्सन भी आके किसी दूसरे के बिहाफ में केस फाइल कर सकता था।
तो इससे क्या होगा भाई साहब, मान लो कोई पुअर पर्सन है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इतना ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है कि वो आ सके, तो उसके लिए कोई दूसरे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर जो लॉयर हैं जो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वो सब उनके लिए केस फाइल कर सकते हैं। तो एक जो पूरा पिछड़ा, मतलब एक जो पूरी जो सोसाइटी है, जो कोर्ट, जिनकी कोर्ट तक पहुंच नहीं थी, अब उनकी भी पहुंच जाएगी, क्योंकि उनके लिए कोई और केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो और जब ये तुम्हारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये चालू हुई, और इसी को बोला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि दूसरों की बिहाफ में अपना वो केस भर सकते हैं। मतलब कोई केस पब्लिक इंपॉर्टेंस में है और पब्लिक इशू और इंटरेस्ट केस में है, और उसके खिलाफ जब केस करते हैं और किसी और ने केस किया, तो इसी के नाम पे आया तुम्हारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको समझ आई होगी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई। क्या हुआ, एकदम कहानी जैसे देखो, इसी टाइम पे भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वो देखने लगा कि जो तुम्हारे यहाँ पे प्रिजनर्स है तुम्हारे जेलों में, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, उनकी जो रहने की कंडीशन, लिविंग कंडीशन बहुत पुअर है। तो उसके लिए सेम टाइम पे वो काम करने लगे। और भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, इससे दरवाज़ा खुल गया। इस टाइप के जितने भी इशू चल रहे हैं सोसाइटी में, सब आ गए और सबको अब सुप्रीम कोर्ट सुलझाने लगा। और यही हुआ भाई, तुम्हारा जुडिशरी जो है एकदम लो स्टेज से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना। तो ठीक है, तो तुम्हारे 1950s में तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट चालू हुए, मतलब इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1950 से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी साल तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू हुआ था। तो इसके बाद से तुम्हारा जुडिशरी जो है ऐसे कैसे, मतलब कि अगर तुम ऐसे ग्राफ देखोगे तो एकदम वीक से इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है अब। तो इस टाइप से तुम्हारा जुडिशरी कैसे हुआ, तो उसकी है कहानी ये। ठीक है, तो ऐसे देखो लोगों के बेटरमेंट के लिए अब धीरे धीरे काम करना चालू करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशन ऑफ पुअर। ठीक है, एनवायरनमेंट से हो गया, तो PIL फिर सबके लिए आने लगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल बन गया तुम्हारे कोर्ट तक बात पहुंचाने के लिए। ठीक है, और जुडिशरी मतलब कि एक, अब ये देखो तुम्हारा जुडिशरी का ये ट्रेडिशनल काम तो है नहीं। ठीक है, अगर ट्रेडिशनली देखोगे तो क्या करता था, केस जो उसके पास आ रहे उसके बस वहीं तक सीमित रहता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब वो क्या करने लगा कि उसके पास जो केसेस आ रहे थे वो सब लेने लगा। अगर न्यूज़पेपर में कुछ छपा है, मान लो किसी रिपोर्टर ने केस स्टडी की है, उसने कुछ छापा है, तो उस बेसिस पे भी वो उस केस को ले रहे थे। ठीक है, अगर पोस्टल कंप्लेंट्स आ रही थी, पोस्ट के थ्रू अगर कोर्ट के पास कुछ आ रहा था, तो उसको भी वो ले रहे थे, मतलब उस केस के लिए सुन रहे थे। पर ये पोस्टल वाला जो पार्ट है ये अब बंद हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये तुमको क्लियर कर दिया है। लेकिन हाँ, ये ऐसा होता था पहले, तो ये बता दिया था। देयरफॉर द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म बिकेम द मोर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का रोल देखो एकदम शिफ्ट कर दिया। मतलब पहले क्या था, जुडिशरी जो आ रहा है, जिसको प्रॉब्लम है वो आ रहा है, कोर्ट सुन रहा है, बात खत्म हो रही है। लेकिन अब जुडिशरी जितने केस थे सबको खुद से ले रही है और सुन रही है। तो एक तरीके से रोल ही चेंज हो गया जुडिशरी का। ठीक है, तो कुछ अर्ली PIL देख लो, मतलब कुछ अर्ली, मतलब जो इनिशियल लेवल पे एकदम तुम्हारे फाउंडेशन का काम जिन्होंने किया है। ठीक है, तो 1979 में देखोगे तुम, पेपर में पब्लिश हुआ था कि बिहार में जो तुम्हारे जो प्रिजनर्स हैं उनको जितना साल जेल में रहना चाहिए था उससे ज़्यादा रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोर्ट केस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, उनको पनिशमेंट उनकी फाइनलाइज ही नहीं हुई है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा था, तुम ये पूरा केस पढ़ सकते हो। ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं तुमको बताऊंगा। 1980 में क्या हुआ, एक तुम्हारी तिहाड़ जेल में एक प्रिजनर थी, उन लोग के साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उनको मतलब मारा पीटा जा रहा था। ठीक है, हरास किया जा रहा था। तो उसने किसी तरीके से एक पेपर का टुकड़ा, फटे हुए, मतलब कि फटे पुराने टाइप से पेपर का टुकड़ा किसी तरीके से उन्होंने जस्टिस कृष्णा अय्यर के पास पहुंचा दिया। ठीक है, तो उन्होंने ये पढ़ा और उन्होंने खुद ने उसकी PIL दाखिल कर दी। मतलब उन्होंने, एक जज ने खुद PIL दाखिल कर दी और उसके बाद फिर उन सबको जजमेंट वो मिला, जस्टिस मिला। तो अब देखो तुम्हारे जज किस तरह एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि जुडिशरी कैसे एक्टिव हो रही है। ठीक है, तो थ्रू PIL द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। इससे क्या हुआ कि अब राइट्स का भी आइडिया तुम्हारा एक्सपांड हो गया। अब किसी को राइट, अगर मान लो क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, उसके लिए तुम्हारा ये सब हो गया, ये अनपॉल्यूटेड वाटर हो गया तुम्हारा, डिसेंट लिविंग कंडीशन, ये सब तुम्हारे राइट्स के अंदर आने लगे। पहले भी थे, लेकिन अब ये जेन्युइनली आने लगे, क्योंकि अगर ये वॉयलेट हुए तो हमारे पास एक जगह है जहाँ हम जाके इसकी कंप्लेन कर सकें। पहले थी, बट इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं था। किसी पर्टिकुलर, अगर मान लो कोई गरीब के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वो खुद जाए कोर्ट में, वो गरीब है
लेकिन वो फिर भी कोर्ट फाइल करे, वो लड़े अपना केस साल 2 साल, उसके बाद जीते और अपने घर पे पानी लाए, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब से ये तुम्हारा PIL वाला हो गया, तो मान लो कोई सोशल वर्किंग तुम्हारी सोसाइटी है, वो ये चीज़ उनके भी हाथ में कर सकती है, तो उनके लिए ये चीज़ आसान है क्योंकि ये चीज़ वो करते रहते हैं। तो जो तुम्हारे राइट्स थे, पब्लिक राइट्स, उसका आइडिया भी एक्सपांड हो गया, उसकी पहुंच भी एक्सपांड हो गई। मतलब पहले एकदम टॉप के जो लोग रहते थे, सिर्फ वही कोर्ट्स जाते थे, उन्हीं को ये सब पता रहता था कि मतलब क्या कैसा करना है, और वही लोग प्रॉपर्ली राइट्स एंजॉय कर पाते थे। हालांकि उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इतने रिच है ना कि वो अपने आप मतलब ये चीज़ें ले सकते हैं। प्रॉब्लम किसके लिए आती है? मेनली पुअर सोसाइटी, मिडिल क्लास के लिए। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, अपॉर्चुनिटी थी। अचीवमेंट तो कोर्ट्स के लिए था, ठीक है। तो अब ये पोस्ट 1980s पीरियड में ये कोर्ट्स अब हर तरीके के केस कंसीडर करने लगेगा। देखो, द जुडिशरी हैज़ ऑल्सो शोन रेडीनेस टू टेक इनटू कंसिडरेशन राइट ऑफ दो सेक्शन हु कैन नॉट ईजिली अप्रोच द कोर्ट। और जुडिशरी भी एकदम गले लगा के एकदम केस को लेता था कि मान लो कोई केस आया जिसमें इनका राइट्स इन्वॉल्व है, मतलब कि जो पुअर हैं या फिर जो लोग जो कोर्ट्स तक नहीं पहुंच पाते, जो जुडिशरी भी एकदम एक्टिव होकर एकदम इन केसेस को लेता था और सुनता था। तो मतलब तुम देखो, इसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि बस PIL आ गया तो उसकी वजह से होने लगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और सब मिलके ऐसा तुम्हारा धीरे धीरे जुडिशरी को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद देखो पब्लिक स्पिरिटेड, और मेनली तुम्हारे कोर्ट कौन फाइल करता था? जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हो गए, तुम्हारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कई बार लॉयर्स हो गए, और हमने यहाँ पे एक केस तुम्हारे जज का भी देखा, ठीक है। तो तुम्हारे पिटीशन फाइल करते हैं उनके बिहाफ पे, तो ये हो गया। अब देखो, जुडिशल एक्टिविज्म हैज़ मेन फोल्टेड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें अब तुम्हारा एक पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। बाय गिविंग नॉट जस्ट इंडिविजुअल बट द ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट्स। इसने क्या किया, तुम्हारे बस इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप्स को एक्सेस दे दिया कोर्ट का। इट हैज़ डेमोक्राइज द जुडिशल सिस्टम। अब पहले क्या था, डेमोक्राइज मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऑल आर इक्वल्स, लेकिन कोर्ट के केस में ऐसा था क्या? सोचो थोड़ा सा। कोर्ट के केस में मैंने तुमको बताया, जो रिच थे, जो रिच क्लास था, जो अपर स्टेटस था सोसाइटी का, बस वही पहुंच पाता था। इसके बाद क्या हुआ, मतलब 100% तो अभी भी ये चीज़ नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो लोअर क्लास है उनके बिहाफ पे भी कोई लड़ सकता है, उनके लिए भी राइट्स, मतलब उनके लिए भी मतलब कोर्ट्स तक पहुंचना कुछ हद तक विजिबल, मतलब वायबल हो गया है। अब वो आसानी से कोर्ट्स तक जा सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने डेमोक्राइज कर दिया जुडिशियल सिस्टम को। तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ डेमोक्राइज द जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ डेमोक्राइज द जुडिशियल सिस्टम। एक्सप्लेन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम हैज़ डेमोक्राइज द जुडिशियल सिस्टम, एक्टिविज्म, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसे हुआ तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या क्या हुआ इसमें, तो सिर्फ उन्होंने एक पर्सन को नहीं, बल्कि इंडिविजुअल को नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप को एक राइट्स दे दिए कि वो कोर्ट तक, राइट्स नहीं मतलब एक माध्यम दे दिया, मतलब एक मीडियम दे दिया जिसके थ्रू वो पहुंच सकें, ठीक है। इससे तुम्हारे एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अगर वो ढंग से काम नहीं करता तो PIL उसके खिलाफ जा सकती थी। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई इससे लोगों के। और इलेक्टोरल सिस्टम में भी इसमें इंप्रूवमेंट किए। अब ये थोड़ा सा लगेगा कि इलेक्टोरल सिस्टम में कैसे इंप्रूवमेंट किए, ये तुमसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सप्लेन हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ मेड द इलेक्टोरल सिस्टम बेटर और समथिंग लाइक दैट। तो तुम्हारा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें फ्री एंड फेयर, मतलब हाउ ये तुम्हारा जुडिशियल एक्टिविज्म हैड मेड इलेक्टोरल सिस्टम मोर फ्री एंड फेयर, ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। तो इसको तुम कैसे आंसर करोगे कि जो तुम्हारे इलेक्शन लड़ते हैं, अब उनको क्या करना पड़ता है, एफिडेविट, मतलब एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है तुम्हारे कोर्ट के पास, जिसमें अपने क्वालिफिकेशन, ठीक है, उनके ऊपर कोई पुलिस केस है तो वो सब, जितने भी उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह है क्या है, मतलब कि नहीं है, जितने भी चीज़ें हैं उनको सब एक फाइल करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो भी बेटर तरीके से सोच पाएँ कि वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम को फ्री एंड फेयर भी किया। तो अभी तक तुमको नहीं लग रहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, मतलब इससे बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो रहा था। तो इसके बाद क्या, लेकिन इसका कोई नेगेटिव साइड भी है क्या? तो हाँ, इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि देखो, तुम देखो कि अगर ऐसे PIL फाइल होने लगे, हर चीज़ के लिए PIL फाइल होने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कितने सारे PIL, मतलब जितने भी
तुम्हारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट नॉट इन पर्टिकुलर, जितने भी कोर्ट्स हैं उनके पास बहुत सारे केस आने लगेंगे, और पहले से जहाँ पे बहुत ज़्यादा केस हैं वहाँ पे और ज़्यादा केस आ जाएंगे, तो एकदम ओवरबर्डन हो जाएगी जुडिशरी। तो इस तरीके से मतलब जो जुडिशरी का जो काम है वो अपना काम भी नहीं कर पाएगी, तो इस तरह बाकी काम में भी वो नहीं जा पाएगी। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मतलब अभी तक तुम लोग को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, पर यहाँ पे तुम देखो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रह जाता है कि मतलब जुडिशरी के पास मान लो पहले अगर 5 केस आते थे, तो अब कितने हो गए, उसके पास 25 केस हो गए। तो अब 5 जो मेजर केस हैं, मतलब मेजर तो नहीं बोलना चाहिए, जो 5 केसेस हैं, और यहाँ पे अब 25 केसेस हो गए। तो अब इतने सारे केस हो गए, तो तुम डिफरेंस देखो कि कैसा हो गया। ऐसा नहीं है कि 5 केस आते हैं, मतलब मैंने बस तुमको एक नंबर दिया, बहुत नंबर बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या की है इसने, एक और चीज़ की है कि मतलब जो तुम्हारे जो तीन ऑर्गन्स हैं, इनका जो इनकी पावर सेपरेट है, लेकिन जुडिशरी के एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ कि इनके बीच की जो बाउंड्री है वो हल्की हल्की इरेज होने लगी है। इरेज मतलब कैसे, तुम देखो कि जो ये रिडक्शन ऑफ तुम्हारा ये एयर पोल्यूशन है या साउंड पोल्यूशन है, और या फिर इन्वेस्टिगेट करना है केसेस को करप्शन के, ठीक है, तो ये सब काम क्या है, ये सब जुडिशरी का काम है क्या? नहीं है, ये तुम्हारे एग्जीक्यूटिव का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फिर भी जुडिशरी इसमें इन्वॉल्व है। जुडिशरी तुम्हारी लेजिस्लेचर को भी बोल रही है कि आप इसके लिए कमेटी फॉर्म करें, ऐसा फॉर्म करें। तो जुडिशरी यहाँ पे तुम्हारे एग्जीक्यूटिव का भी रोल कर रही है और लेजिस्लेचर का भी रोल कर रही है। तो इस तरह वो जो बाउंड्री थी इनके बीच में, तो वो धीरे धीरे इरेज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारी नेगेटिव हो रही है। मतलब इन जनरल क्या होना चाहिए कि ये तीनों एकदम इंडिपेंडेंट होने चाहिए डेमोक्रेसी में, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ये चीज़ जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से कम हो गई है, ठीक है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मतलब इससे कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, बट हाँ, हमारे मतलब डेमोक्रेसी के जो आइडिया है उसको ये हार्म करती है, ठीक है। अब देखो जुडिशरी एंड राइट्स, तुमको ये पता है तुम्हारी जो जुडिशरी वो राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये करती कैसे है, अब ये देख लो। तुम्हारे एक तो रिट्स के थ्रू करती है कि मतलब अगर तुम्हारे राइट्स वो हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, तुम कोर्ट के पास जाओ, वो तुम्हारे रिट्स इशू कर देगी। तुम्हारा अगर सुप्रीम कोर्ट हुआ तो आर्टिकल 32 से करेगा, हाई कोर्ट हुआ तो आर्टिकल 226 से करेगा। या आर्टिकल तुम नोट कर रहे हो, ठीक है, ये हाई कोर्ट के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, एक तो तुम्हारे राइट्स अगर वायलेट हो। दूसरा, अगर मान लो कि तुम्हारे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, वो गलत है, मतलब वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मान लो गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको नल एंड वॉइड वो घोषित कर सकती है। पढ़ो, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर अ कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। मतलब कि नॉन ऑपरेशनल मतलब कि ये आर्टिकल 13 इन जनरल ये बोलता है कि अगर कोई भी लॉ तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिच करता है, तो वो उसको जो कोर्ट है वो नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 13 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट दूसरी चीज़ों, मतलब दूसरे लॉज जो गलत है उनको भी नल एंड वॉइड बोल सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से दो तरीके से एक्ट करता है। एक तो तुम्हारा प्रोटेक्टर, तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। दूसरा इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इन्वॉल्व जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि क्या हो रहा है कि कोई भी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड लॉ है या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसका जो रिव्यू है वो कर सकता है, और अगर उसको लगे कि गलत है तो आर्टिकल 13 के थ्रू उसको वो इनवैलिड घोषित कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तुमको बोलूँ, मतलब अभी तक तो तुमको ये समझ आ ही गया होगा कि जो तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये लेजिस्लेचर मान लो कोई भी गलती करता है तो उसको कैसे चेक रखेंगे अपन, जुडिशियल रिव्यू से ही चेक में रखेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ से लग रहा है कि जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ कि जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है तो कैसे होगा? अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन की गलती निकाल रहे हो तो ये कहीं पे मेंशन होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ, अगर कोई गलती है तो ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू नाम का शब्द तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, फिर कैसे? तो इसके लिए तुम्हारा अलग से टर्म यूज़ होता है, जो कि है तुम्हारा ये आर्टिकल 13। ये तुम्हारा इनडायरेक्टली यही जुडिशरी को यही पावर देता है, ठीक है। तो होता यही है, बस इनडायरेक्टली ये जुडिशरी के पास ये पावर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो, अब सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ विथ अकॉर्डिंग टू द सम स्टेट कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। अब देखो तुम्हारा एक एग्जांपल ले रहा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने किसी स्टेट सब्जेक्ट में तुम्हारा तुमको ये पता है तुम्हारी 3 लिस्ट होती हैं, ये सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो सेंट्रल लिस्ट में जो स्टेट के जिस पे सेंटर तुम्हारे लॉ बना सकती है, स्टेट वाले जिसमें तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कंकरेंट जिसमें दोनों अपने अपने हिसाब से लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये अगर मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे स्टेट लॉ में तुम्हारा अगर जो स्टेट लिस्ट है उसमें कोई लॉ बना दिया, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है, ठीक है।
और तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके लिए बोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये चीज़ गलत है तो उस चीज़ को वो नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट दे वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स और द ग्राउंड दैट दे वॉयलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इस बेसिस पे वो एकदम उसको अलग कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो क्या क्या इंक्लूड करती है यहाँ पे, मतलब इन टाइप के केसेस में अब वो देख सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। द रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व्स पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट दे वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स। ये जो आर्टिकल 13 वाली पावर है वो क्या क्या है कि वो एक किसी लॉ को देख सकती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, दूसरा ऑन द ग्राउंड दैट दे वॉयलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये जो स्टेट सेंटर लिस्ट वाली है, कि मतलब जो सेंट्रल लिस्ट, जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्टेट वाले काम में इंटरफेयर ना करे, मतलब जो फेडरल बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ को भी वो चेक कर सकती है। तो ये इसके वो आ गए, और ये तुम्हारी जो टुगेदर ये जो पावर है उसकी दोनों आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 वाली। ठीक है, तो ये दोनों मिला के तुम्हारी जुडिशरी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और बहुत लोग का मानना है कि इसके वजह से जो तुम्हारी क्या बोलना चाहिए, इसके वजह से तुम्हारा जो प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन है, ये चीज़ जो जुडिशरी है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाती है। और PIL ने जुडिशरी को मतलब एकदम बूस्टर टाइप से हो गया, ये तो पावर दे ही रहे थे और PIL एकदम बूस्टर की तरह आई और इसने जुडिशरी को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ठीक है, तो अब देखो अब ये वाला कार्टून भी मुझे बहुत पसंद आया। आई थिंक आई रेदर बिकम अ जज देन आई, ठीक है, इससे क्या होगा, देन आई वोंट हैव टू वरी अबाउट द इलेक्शन, पब्लिक सपोर्ट एंड स्टिल कैन हैव रियली अ लॉट ऑफ पावर। तो बात तो सही है, जज बन जाओ भाई, किसी चीज़ का टेंशन नहीं, और इतनी सारी पावर भी मिलेगी ना, तुमको इलेक्शन की चिंता, ना तुमको सपोर्ट की चिंता किसी से पब्लिक की, क्योंकि तुम्हारे पब्लिक तुम्हारे उतना खिलाफ ऐसे बोल नहीं सकती कि उनका डिसीजन बहुत गलत है। ठीक है, मतलब ऐसे डिस्कस कर सकती है लेकिन वो तुम्हारा वो पिनलाइज नहीं कर सकती तुम्हारे उसको कोर्ट को। ठीक है, तो इस तरह तुम्हारे कोर्ट के पास बहुत सारी पावर है। लेकिन फिर यहाँ पे तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे स्पाइडरमैन भैया बोलते हैं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट भी है। और मैंने तुमको शुरू में चैप्टर के बताया था कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा इंडिया, मतलब कि जो तुम्हारे तीनों ऑर्गन्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड अगर कोई है, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे तो लोग तुमको यही बोलेंगे कि जुडिशरी के डिसीजन कभी मतलब गलत नहीं होते, जुडिशरी के डिसीजन पे लोग हमेशा भरोसा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसकी वजह से मेन जो पुअर जो डिसएडवांटेज सेक्शन थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, जो कि मतलब तुम्हारे जो चाइल्ड लेबर हो रहा था, चाइल्ड जो फैक्ट्रीज़ में या फिर डेंजरस जगह पे काम कर रहे थे। ठीक है, जो तुम्हारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह जैसी चीज़ें हो रही थी, तो इनको PIL और जुडिशल रिव्यू की वजह से हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुँचाया है कि मतलब ये जो चाइल्ड लेबर वगैरह ना हो इसलिए। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में। अब देखो, अब हम लोग एकदम चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तुमने देखा कि अभी हमने क्या देखा जस्ट पहले कि तुम्हारे जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के रोल कैसे प्ले करती है ना, कि मतलब कि जो हमने यहाँ पे देखा पहले कि जो पोल्यूशन वगैरह के लिए जो तुम्हारा जुडिशरी वो करती है, पीछे रह गया वो, अभी हम देख के आए। ठीक है, तो इस तरह जुडिशरी और पार्लियामेंट, या फिर मैं बोलूँ जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, इनके बीच भी बहुत ज़्यादा डिशुम तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। तो ये कैसे हुए, क्यों हुए और कंक्लूजन क्या हुआ, इससे हम इनकी बात कर रहे होंगे। ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर है। ठीक है, तो देखो ये मेनली ये क्या हुआ, देखो जुडिशरी का यहाँ पे अभी हमें क्या बात कर रहे थे कि जुडिशरी का एक्टिव स्टैंड रहा है तुम्हारे मैटर्स ऑफ राइट में, मतलब कि जो राइट्स रहे उनको बचाने के उसमें कि तुम्हारा जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन जुडिशरी का यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रोल रहा है, टू प्रिवेंट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मीनिंग को बदलने से रोकना, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना ये तुम्हारा जुडिशरी का काम है। किससे, पॉलिटिकल प्रैक्टिस से। पॉलिटिकल प्रैक्टिस मतलब जो लेजिस्लेचर है वो ऐसा लॉ ना बना दे कि वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन को ही तोड़ मरोड़ के एकदम रख दे। ठीक है, तो इससे बचाना तुम्हारे जुडिशरी का काम होता है, और यही करने में जो तुम्हारा रहा है जुडिशरी और पार्लियामेंट की हर बार ढिशुम हुई है। ठीक है, तो अब ढिशुम में कौन जीता कौन हारा ये सब इसमें हम नहीं जाएंगे, पर इसका कंक्लूजन क्या निकला हम ज़रूर बात कर रहे होंगे। ठीक है,
तो देखो तुम्हारा ये सब हुआ तो पहले क्या होता था कि जो प्रेसिडेंट की पावर है, जो गवर्नर की पावर है, वो एक अनलिमिटेड पावर टाइप से रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो लेकिन इनको भी क्या लाया गया, इनको भी तुम्हारे जुडिशियल रिव्यू के अंदर लाया गया, ठीक है, कि इसको मतलब कि कोर्ट में इनके बारे में डिस्कस किया जा सके। तो मतलब इसी की वजह से हुआ ये सब, धीरे धीरे इनके बीच में फाइट्स हुई, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट एकदम एक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हुआ तुम्हारे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शन टू द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं उनको डायरेक्टली डायरेक्शन देके, जैसे सीबीआई को डायरेक्शन दिया किसी चीज़ में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन किसके, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट के लिए। तो तुम्हारा हवाला केस था, तुम्हारे जो नरसिम्हा राव केस था, जो इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स वाला केस था, ये सब तुम्हारे इसी के तुम्हारे एग्जाम्पल हैं, आर द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। हम जुडिशियल एक्टिविज्म का ही थोड़ा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी की वजह से हुआ है ये सब, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से कोर्ट्स और पार्लियामेंट कैसे एक दूसरे से टकरा रहे थे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, तो मैं जो लिखा है उसको छोड़ो, मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुमको पढ़ना है यहाँ इस लाइन से पढ़ो, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है कि मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस बेसिस पे चलता है कि जो तुम्हारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, इन तीनों की पावर एकदम बैलेंस्ड है, एकदम अलग अलग डिवाइडेड है, तीनों का एकदम काम फिक्स्ड है कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, एकदम प्रॉपर लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुडिशरी काम में इंटरफेयर करता है, तुम्हारे तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं और इसकी वजह से तुम्हारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं इनमें, ठीक है। और ये तुम्हारे सबसे ज़्यादा एक्टिव तुमको कब देखने मिले थे, 1967 से 1973, जो मैंने तुमको टाइम बताया। मैंने शायद 1968 लिख दिया था। तो मतलब ये एक बेसिक टाइम पीरियड है, तो तुम इसको एकदम ऐसे लिख नहीं सकते कि प्रॉपर कौन सा टाइम पीरियड था। ये इसके पहले से भी चल रहा था, इसके बाद भी चला है, लेकिन ये बेसिक तुम्हारा एक टाइम पीरियड बोला जाता है, ठीक है। इस टाइम पे भाई ये कंट्रोवर्सी एकदम पीक में थी, एकदम सीरियस हो गई थी। जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए, तुम्हारे जितने भी लॉस थे सब में ये हो रहा था। लैंड रिफॉर्म में हो गए, तुम्हारे रिजर्वेशन में हो गया, ठीक है, तुम्हारा प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी बहुत बड़ा इशू था, इन सब में हो गया, ठीक है। तो इन सब में तुम्हारा सब में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेजिस्लेचर वो करेगा, लेजिस्लेचर कुछ भी चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने तुमको बताया था आर्टिकल 368, ये इसको एक टाइम पे अनलिमिटेड बोल दिया गया था, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूँ तुमको शायद ना दिख रहा होता क्लियर, लेकिन इसको मैंने तुमको बताया था अनलिमिटेड बोल दिया था। फिर आया भाई तुम्हारा केशवानंदा भारती केस, और इसने तुम्हारे जुडिशरी को एकदम मतलब कि अलग लेवल पे पहुंचा दिया। तुम्हारे एकदम इसका स्ट्रक्चर तो नहीं, बट जुडिशरी की पावर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज किया मतलब क्या हो गया, देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि ठीक है, अब जो तुम्हारी पावर्स थी भाई पार्लियामेंट तुम देख लो, ठीक है, तुमने बोला 368 अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड है, लेकिन इसके बाद भी वो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक नक्शा है, ठीक है, बेसिक बाउंड्रीज है, जो बेसिक फाउंडेशन है, जो मान लो तुम्हारा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो तुम नहीं चेंज कर सकते। तुमको अंदर का फर्नीचर चेंज करना है तो कर लो, ठीक है, तुमको पेंटिंग चेंज करनी है बिल्डिंग की, चेंज कर दो। जो बेसिक स्ट्रक्चर है तुम्हारी बिल्डिंग की तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि मतलब सबके पास वोटिंग राइट होंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, ठीक है, तुम्हारा प्रेसिडेंट होगा, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, तुम्हारे स्टेट्स होंगे, तुम्हारे स्टेट्स के पास भी कुछ अलग पावर्स होंगी, स्टेट के पांस कुछ अलग सोर्स होंगे फाइनेंसेस के, तुम्हारे सेंटर के पास यहाँ से सोर्स होंगे फाइनेंसेस के, ठीक है। तो मतलब इसमें से हो सकता है मैंने कुछ जो चीज़ बोली हो वो ना हो, मैं तुमको बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ बेसिक चीज़ें जो होनी ही चाहिए। जैसे अपनी कंट्री रिपब्लिक है, सॉवरेन है, ठीक है, जो सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो ये जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोई नहीं बदल सकता। तो ये हो गया तुम्हारा ये बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ लिखा है, ये कहीं लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जब पूछा गया, अच्छा जी आप जब ये पूछा गया कि अच्छा सर आपने बोला ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखा कहाँ है, हम कैसे फॉलो करें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा नहीं आएगा, तो बोले ये कहीं लिखा नहीं है, ये एक आइडिया है। बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारा एक आइडिया है, और अगर मान लो हमको कोई लॉ में लगता है कि गलत है तो हम तुमको बताएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो कोर्ट विथ टाइम ये चीज़ बताता रहता है कि क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, और अभी भी मान लो कोई चीज़ नहीं आ जाएगी तो कोर्ट उसमें बता सकता है कि ये बेसिक तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ कोर्ट ने दो और चीज़ की, जो राइट टू प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इशू हो रहा था। अभी राइट टू प्रॉपर्टी का क्या इशू था मैं तुमको थोड़ा सा समझाऊंगा अगले पेज में, अभी बस इतना सुनो जो मैं समझा रहा हूँ। इसके साथ कोर्ट ने दो और चीज़ की, क्या, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको उसने फंडामेंटल राइट से हटा दिया। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तुम्हारे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है।
मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास तुम लीगल तरीके से प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी ओन करना ये ज़रूरी नहीं कि तुम प्रॉपर्टी ओन करो, ये तुम्हारा एकदम बेसिक राइट नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ओन करो तो तुमसे कोई ले ना सके, ये भी तुम्हारा राइट नहीं है, क्योंकि ये किस तरह बोल रहा हूँ मैं कि जो गवर्नमेंट थी वो ले सकती थी, ठीक है। इसको हमने एक चैप्टर में डिस्कस किया था तुम्हारे राइट्स वाले चैप्टर में कि राइट टू प्रॉपर्टी के साथ क्या हुआ था, ठीक है, वहाँ ज़्यादा क्लियर था। यहाँ पे बस मैं तुमको एक बेसिक वो तुम्हारा मैप बताऊँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या की, कोर्ट रिवर्स इटसेल्फ टू द राइट डिसाइड वेदर वेरियस मैटर आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और कोर्ट ने एकदम रिजर्व कर दिया कि ना लेजिस्लेचर ना एग्जीक्यूटिव, सिर्फ हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो देखो इस तरह कोर्ट ने एकदम रिजर्व कर ली ये चीज़, तो अब बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी नहीं छू सकता, ठीक है। तो ये हो गया। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो एक आइडिया है जो अभी भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुमको देखना है क्या है, तो जो कोर्ट के तुम पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या बोला है बेसिक स्ट्रक्चर में। वो तो पहले से है, लेकिन वो मान लो एक डब्बा है जिसमें धीरे धीरे हम पर्ची डाल रहे हैं कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। और ये ढक्कन हमेशा खुला रहता है, कोर्ट कभी भी चाहे तो इसमें कुछ नया डाल सकता है, ठीक है, इस टाइप से। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या इशू था, मैं तुमको एक बेसिक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद दो चीज़ें थी। तुम्हारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो कहाँ पे था, तुम्हारे वो फंडामेंटल राइट्स में था, ठीक है। और तुम्हारे जो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बैलेंस करना ये कहाँ पे था, तुम्हारे डीपीएसपी में था। और कोर्ट तुम्हारे जो गवर्नमेंट है उसको दोनों करना है, तो उनको राइट टू प्रॉपर्टी को भी वो प्रिजर्व करना पड़ेगा, और जो तुम्हारे जो ये बैलेंस करना है इसको भी ट्राई करना पड़ेगा। तो जब भी तुम्हारी गवर्नमेंट बैलेंस करना चाहती थी, पहले क्या था कि जो तुम्हारे लैंड था वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास था, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास 1000, 10,000, 15,000 ऐसे एकड़ में ज़मीन थी। ऐसे मतलब आज के टाइम पे तुमको बहुत कम ही देखने को मिलेगी कि किसी के पास इतनी ज़मीन है। तो इतनी ज़मीन थी और बहुत सारे एक छोटे से ग्रुप के पास इतनी सारी ज़मीन थी और बाकी लोगों के पास बहुत छोटा छोटा ज़मीन था या फिर नहीं था। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वो इनसे प्रॉपर्टी ले, जो छोटे से जो ज़मींदार हैं, जो अमीर ज़मींदार, और इनको पुअर्स के बीच में बांट दे या फिर इसको सोशल वर्क के लिए यूज़ करें। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से जो ज़मींदार थे वो हर बार कोर्ट के पास पहुंच जाते थे कि ज़मींदार का वो मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने ट्राई किया, ज़मींदार सीधे अपना राइट टू प्रॉपर्टी यूज़ करके सीधे वो कोर्ट के पास चले जाता था, ठीक है, जुडिशरी के पास कि आप देखो। और कोर्ट शुरू में बोलता था हाँ भाई पहले तुम लॉ देखो, लॉ के हिसाब से तुम्हारा वायलेट हो रहा है ना राइट टू प्रॉपर्टी, तो ठीक है तुम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब पहले कोर्ट मैंने तुमको बताया था कि ऐसा था कि कोर्ट सिर्फ ये देखता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, मतलब बुक में क्या लिखा हुआ है, बस वो है। बुक में कुछ गलत लिखा हो तो उससे मतलब नहीं था उनको। तो शुरू में ऐसा हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये चीज़ बार बार आती जाएगी कोर्ट के पास, तो ये इशू हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ये चीज़ बार बार होने लगी, मतलब कोर्ट के साथ कि ये चीज़ होने लगी। तो इसको फिर बाद में ऐसे डील किया गया कि जो तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी था, ये केशवानंदा भारती केस से इसको तुम्हारे बेसिक स्ट्रक्चर से ही हटा दिया। एक तरीके से बोलो तो फंडामेंटल राइट से ही अलग कर दिया। अभी तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बस अब ये लीगल राइट है। तो इससे क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट थी उसके लिए आसानी हो गई कि वो लोगों की प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक तुम्हारा वो था, मतलब ये बहुत डिटेल में ये चीज़ मैंने तुमको एक बहुत ब्रीफ में बताया है। तो इससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है, मतलब बहुत सारे अराइज भी हुए, फिर बाद में सॉल्व भी हुए। क्या क्या सॉल्व हुआ कि जो तुम्हारे राइट टू प्रॉपर्टी है इसका स्कोप कितना है, मतलब ये कितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, अब्रिज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कितना ज़्यादा चेंज कर सकती है, हटा सकती है क्या, ये तो ये टाइप के क्वेश्चन अराइज हुए। थर्ड क्वेश्चन अराइज हुआ तुम्हारा व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन को कितना हद तक तुम्हारी पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। और अगला कैन पार्लियामेंट मेक लॉज दैट एवरेज द फंडामेंटल राइट टू एनफोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे मैंने तुमको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या था कि अमीर और गरीब के बीच का बैलेंस हमको, मतलब कि जो वो है डिफरेंस है वो कम करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है क्या, या फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है क्या, तो इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे अराइज हुए, ठीक है। तो ये खाली पेज मैंने छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों, तो उसको छोड़ो। तो इससे ये जो रूलिंग आई केशवानंदा भारती, इसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। दिस रूलिंग हैज़ चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। और ये तुम्हारे 1979 मतलब ये जो केशवानंदा 1973 में हुआ, और फिर 1979 पे क्या हुआ तुम्हारा PIL वगैरह आ गए।
तो ये चीज़ें तुम्हारी और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। और जुडिशरी जो तुम्हारी धीरे शुरू में बहुत पावरलेस टाइप से थी, मतलब बहुत कम पावर थी उसके पास, आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा पावरफुल है वो। ये कुछ नहीं है, मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ तुमको कि ये धीरे धीरे वो टाइम के साथ साथ पावरफुल होती गई, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं क्या जिनके लिए प्रॉब्लम है, जैसे कि ये सब तो हो गया मान लो प्रीवियस चीज़ें कि पहले हुआ ऐसा हुआ, अभी भी चीज़ें हैं क्या, तो हाँ अभी भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ऐसे डिबेट की जा सकती है, जिन पे अभी भी क्वेश्चंस हैं कि जैसे कि तुमने देखा कि ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आंसर हो गए, लेकिन अभी भी तुम देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो तुम्हारे लेजिस्लेचर में ऐसा है कि अगर कोई वहाँ का मेंबर अपने प्रिविलेजेस का गलत यूज़ करता है, तुम्हारा एमपी, तो उसको ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत उसको सज़ा दे सकते हैं। कौन दे सकता है सज़ा, तो तुम्हारी पार्लियामेंट ही सज़ा दे सकती है। तो ये कौन देखेगा कि ब्रीचेस ऑफ ये प्रिविलेजेस हुए हैं कि नहीं हुए, तो अभी के टाइम पे स्पीकर देखता है ये सब। लेकिन मान लो कि जिसके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है उसको लगता है कि नहीं इसको सिर्फ फंसाया जा रहा है, तो कोर्ट के पास जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तुम्हारे इस तरह बहुत सारे मैटर हैं जो एकदम कॉन्फ्लिक्ट का, मतलब एकदम पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का वो रह सकते हैं, मतलब उनके पास बहुत पोटेंशियल है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस तरह, और तुमने ये भी देखा है यहाँ पे एक और मैटर है, जैसे कि कंडक्ट ऑफ जजेस जो है वो ये भी बोला जाता है कि वो पार्लियामेंट में डिस्कस ना हो, लेकिन ये चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कस होती है, कई बार ऐसा देखा गया कि ये चीज़ हो रही है। ऐसे ही तुम्हारा जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी की फंक्शनिंग के बारे में तुम्हारे पार्लियामेंट में ऐसे डिस्कस होता है। तो इस तरह तुम्हारे बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन तुम देखो कि एक बैलेंस अभी भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस की वो है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बट हाँ स्टिल बैलेंस इज देयर, ठीक है। तो अब ये देखो एक कार्टून क्या बोल रहे हैं, वाई कैन नॉट द कोर्ट टेल वंस एंड फॉर ऑल व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ मैंने तुमको बताई कि कोर्ट मतलब एक बार में क्यों नहीं बोल सकता कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है यही है, मतलब बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है ना कि ये इवॉल्व होती है, जैसे कि तुम्हारा अभी प्राइवेसी राइट्स, जो प्राइवेसी इशू हो रहे हैं तुम्हारे फ़ोन वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए, ये 15 साल पहले ये मैटर नहीं था, आज के टाइम पे ये मैटर है। पहले इंटरनेट लॉज नहीं थे, अब वो इंटरनेट लॉज हैं, तो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है बेसिक, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ बेसिक राइट्स हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टाइम के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है, कुछ ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ मतलब एक बार में वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई। फिर ये कंक्लूजन है कि ये इश्यूज़ जो है इंडिकेट करते हैं कि कितना ज़्यादा डेलिकेट बैलेंस है तुम्हारा जुडिशरी का और गवर्नमेंट का, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये देखो, these issues indicate that how delicate the balance between the two organs of the government is and how important it is for each organ of the government in democracy to respect the authority of others। मतलब कुछ नहीं बोला कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं उसको एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के ही चलना पड़ता है, और ये बैलेंस बनाने के चक्कर में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी यहाँ पे हो जाती हैं। तो यार यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमने समझा, इसमें एक एक चीज़ देखी, और इसके साथ तुम्हारी ये जो बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये ख़त्म होती है, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस पूरा ख़त्म होता है, तो इससे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम आगे पोस्ट करेंगे फ्यूचर में। तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करो, बाय।